सभी विद्वजनों को नमस्कार। मैं ज्योति कृष्णन आज के इस राष्ट्रीय वेबिनार व्याख्यान माला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज का यह राष्ट्रीय वेबिनार व्याख्यान माला केरल के सेंट पीटर्स कॉलेज कोलंचेरी के हिंदी विभाग, राष्ट्रभाषा साहित्य संघ और पूर्व छात्र संघ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित है। बड़े हर्ष के साथ मैं आप सबको अवगत कराना चाहती हूँ कि सेंट पीटर्स कॉलेज कोलंचेरी महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्टयम की एक अंगीभूत इकाई है। 1964 में स्थापित यह महाविद्यालय आज एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रूप में जाना जाता है। 1999 से यहाँ हिंदी विभाग भी स्थापित है। यहाँ के 3 अलग अलग विभागों में शोध कार्य भी चल रहे हैं। कॉलेज का आदर्श वाक्य है द वाइस शैल इनहेरिट ग्लोरी, अर्थात बुद्धिमान महिमा को विरासत में पाएंगे। अपने इसी आदर्श वाक्य को चरितार्थ करते हुए महाविद्यालय निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। इस महाविद्यालय के 2 मजबूत स्तंभ है, पूर्व छात्र संघ और राष्ट्रभाषा साहित्य संघ। पूर्व छात्र संघ यानी स्पासा, सेंट पीटर्स कॉलेज अलुमनी एंड सुपरएनुएटेड स्टाफ एसोसिएशन। इसमें हमारे महाविद्यालय के अनेक छात्र छात्राएं जुड़े हुए हैं और हमारे ही विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सिंधु पी कौमाजी इसकी सचिव हैं। साथ ही राष्ट्रभाषा साहित्य संघ सेंट पीटर्स महाविद्यालय के साथ मिलकर हिंदी भाषा और साहित्य की उन्नति के लिए प्रयासरत है। आजादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में चलाए जा रहे इस राष्ट्रीय वेबिनार व्याख्यान माला का आज 7वां व्याख्यान है, जिसका विषय है भगवान दास मोरवाल और उनका लेखन कर्म। यह बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमें मुख्य वक्ता के रूप में खुद भगवान दास मोरवाल जी यहाँ उपस्थित हैं। विख्यात लेखक एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड में पूर्व उप निदेशक रहे हैं। साथ ही आज एक पर्चा प्रस्तुति भी है। पर्चा प्रस्तुत कर रही है भगवान दास मोरवाल की कहानियों का स्वरूप एवं अवधारणा विषय पर एर्नाकुलम के सेंट अल्बर्ट्स कॉलेज के हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर हेलन मेरी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले प्रार्थना गीत के लिए तृतीय वर्षीय छात्रा अंकिता विजयन जी को आमंत्रित करती हूँ। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, भेद भाव अपने दिल से साफ कर सके, दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके, झूठ से बचे रहे, सच कदम भरे, दूसरों की जैसे पहरे खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। धन्यवाद अंकिता। अब मैं स्वागत भाषण के लिए इस कार्यक्रम की मुख्य संयोजिका तथा हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सिंधु टीए जी को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय अध्यक्ष सेंट पीटर्स महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शाजू वर्गीस सर, आज के मुख्य वक्ता भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन आने वाले केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के पूर्व उपनिदेशक एवं लेखक भगवान दास मोरवाल जी, दूसरे विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों से जुड़े हुए प्राध्यापक बंधुओं, शोध छात्रों, सेंट पीटर्स महाविद्यालय के प्राध्यापक बंधुओं, पूर्व छात्रों, प्रिय छात्र छात्राओं, सबको मेरा प्रणाम। इस अकादमिक वर्ष में आजादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में
2 दर्जन व्याख्यानमाला चलाने का निर्णय लिया गया था। उसमें 1 दर्जन व्याख्यानों की पहली व्याख्यानमाला पूरी हो चुकी है। ये दूसरी व्याख्यानमाला है जो सेंट पीटर्स कॉलेज के पूर्व छात्र संघ और छात्रों का साहित्य संघ, राष्ट्रभाषा साहित्य संघ के तत्वावधान में हिंदी विभाग द्वारा आयोजित है। हिंदी विभाग का अपना यूट्यूब चैनल है, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, सेंट पीटर्स कॉलेज कॉलेंजेरी, अंग्रेजी में नाम दिया गया है। उसमें पहले के सेमिनारों और वेबिनारों की वीडियो अपलोड किया गया है। एक फेसबुक चैनल है हिंदी सेंट पीटर्स, वहाँ से भी आप विभाग के कार्यक्रमों को देख सुन पाते हैं। दूसरी व्याख्यानमाला के 7वां व्याख्यान में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इतने व्याख्यानों को चलाने के पीछे सेंट पीटर्स महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर शाजू वर्गीस सर की प्रेरणा है। सर, आपके प्रति हिंदी विभाग के हर सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ और आपको इस राष्ट्रीय वेबिनार में जुटे हुए सभी प्रतिभागी मित्रों की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के वेबिनार का विषय है भगवान दास मोरवाल जी और उनका लेखन कर्म। छोटे अंतराल में भगवान दास मोरवाल जी की कई रचनाएं प्रकाशित होती हैं। बड़े बड़े उपन्यासों को पूरा पढ़ने से पहले ही या पढ़ते ही उनका अगला उपन्यास आ जाता है। ऐसा लगता है कि ज्यादातर साहित्यकार लेखन कर्म पर बात करने के लिए आगे नहीं आते हैं। रचना की सफलता लेखन कर्म पर निर्भर रहती है। लेखन कर्म को समझने के लिए रचना की गहराई तक जाना पड़ेगा। लेखक की दृष्टि से आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। एक कहानी है, जयशंकर प्रसाद की एक कहानी है, बिसाती। कहानी का फलक तो विस्तृत है, लेकिन कहानी बहुत छोटी है। एक प्रेम कहानी है। एक बिसाती युवक माने मुसलमान युवक और सिख युवती शीरीन के बीच के प्रेम की कहानी। इस कहानी की प्रदर्शनात्मक सामाजिक व्यवस्था में उन दोनों के खराबने में आपस में तो शादी होना असंभव है, लेकिन दोनों प्रेम करते हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने यह बताने की कोशिश की है कि प्रेम एक निष्कलंक भावना है, एक निर्मल भावना है। किसी के प्रति वास्तविक प्रेम होता है तो वह अनश्वर होता है, उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। यहाँ कहानी में बिसाती का आगमन आरंभ में कहीं भी नहीं होता है। इस कहानी के अंत में शीरीन के ससुराल में वह शारीरिक रूप से उपस्थित होता है, लेकिन प्रसाद जी शीरीन की कल्पना के सहारे, उनकी चिंताओं के सहारे कहानी को आगे ले जाते हैं। शीरीन की एक सहेली है जुलेखा। उन दोनों के बीच के एक दो वाक्य से वार्तालाप से शीरीन और बिसाती युवक की प्रेम कहानी हमारे सामने आ जाती है, लेकिन उसको प्रसाद जी ने छिपा दिया है। वास्तविक घटना को छिपाकर छोटे छोटे वाक्यों का जिक्र करके कहानी को अपनी लेखन कुशलता से पिरो दिया गया है। आज हम सुनेंगे भगवान दास मोरवाल जी से उनकी लेखन कर्म पर या उनकी रचना प्रक्रिया पर हम सुनेंगे। भगवान दास मोरवाल जी सेंट पीटर्स कॉलेज के हिंदी विभाग की तरफ से, पूर्व छात्र संघ की तरफ से और राष्ट्रभाषा साहित्य संघ की तरफ से सादर सप्रेम आपका स्वागत करती हूँ। एक पर्चा है एर्नाकुलम सेंट एल्बर्ट कॉलेज के हिंदी विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर और हमारी पूर्व छात्रा डॉक्टर हेलेन मेरी एजे का। उनका विषय है भगवान दास मोरवाल जी की कहानियों का स्वरूप और अवधारणा। हेलेन जी को भी तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दूसरे विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से कई प्राध्यापक बंधु यहाँ जुड़े हुए हैं। मैंने शुरू में ही देखा कि वहाँ झारखंड से भारती सिंह जी जुड़ गई हैं और दूसरे कई लोग तो यहाँ जुड़ गए हैं। कई विश्वविद्यालयों से शोध छात्र और प्राध्यापक बंधु हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ।
इस वेबिनार में कंपेयरिंग करने वाली हमारी नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय की शोध छात्रा बबली कुमारी का और हमारी ही पूर्व छात्रा और कुसाटी की कोचिन विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर छात्रा ज्योति कृष्णन का भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। औपचारिकतावश पूरे सेंट पीटर्स परिवार का स्वागत करती हूँ। सबको एक और बार स्वागत और प्रणाम। धन्यवाद। अब मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए सेंट पीटर्स कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शाजू वर्गीस सर को आमंत्रित करती हूँ। सर तो जुट नहीं पाए हैं। ठीक है, आगे मुख्य भाषण का समय है। आज का विषय है भगवान दास मोरवाल और उनका लेखन कर्म। इस विषय पर वक्तव्य के लिए हमारे साथ उपस्थित है खुद भगवान दास मोरवाल जी। भगवान दास मोरवाल जी एक विख्यात लेखक तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड में पूर्व उपनिदेशक रहे हैं। हिंदी क्षेत्र की जनपदीय गंध और उसकी लोक संस्कृति में रचे बसे भगवान दास मोरवाल जी ने अपनी अदम्य व जीविकापूर्ण कथा यात्रा में एक अलग पहचान बनाई है। हमेशा अछूते विषयों को केंद्र में रखकर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अलग और देशित छवि बनाए रखने वाले तथा अपने लेखन के माध्यम से लोकमानस की अनुकृतियों को उखेरने वाले इस कथाकार का समकालीन हिंदी कथा साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। निराडंबर बिना बौद्धिकता का आवरण चढ़ाए इन्होंने अपनी रचनाओं में लोक जीवन की अनेक छवियों, उनकी त्रासदियों, विडंबनाओं और उसके श्रम सौंदर्य के यादगार चित्र उकेरे हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व और मानवीय प्रतिबद्धता आपके रचना संसार में सुस्पष्ट नजर आती है। आपने काला पहाड़, बाबल तेरा देश में, रेत, नरक मसीहा जैसे महत्वपूर्ण उपन्यासों के माध्यम से न केवल हिंदी कथा साहित्य को समृद्ध किया है, अपितु अपने लेखन के माध्यम से ये वंचित, उपेक्षित और हाशिए के समाजों का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। इन्होंने कहानी, उपन्यास, कविता, स्मृति कथा आदि कई विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है। वंचना, सुर पंजारन, हलाला, काला पहाड़, रेत आदि उनके महत्वपूर्ण उपन्यास है। सीढ़ियां, माँ और उसका देवता, लक्ष्मण रेखा, 10 प्रतिनिधि कहानियां, धूप से जले सूरजमुखी आदि कहानी संग्रह, पकी जेठ का गुलमोहर, यहाँ कौन है तेरा आदि स्मृति कथा, तबरी चुप है नामक कविता संग्रह आदि प्रकाशित है। आपकी कुछ रचनाओं और कृतियों का अनेक भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। वनमाली कथा सम्मान, उपन्यास सुर भंडारण के लिए स्पंदन कृति सम्मान, श्रावण सहाय अवार्ड, उपन्यास रेत के लिए शब्द साधक जूरी सम्मान, डॉक्टर अंबेडकर सम्मान भारतीय दलित साहित्य अकादमी द्वारा, पत्रकारिता के लिए प्रभादत्त मेमोरियल अवार्ड, शोभना अवार्ड आदि अनेक पुरस्कारों से भी आप सम्मानित हैं। आपकी कुछ रचनाएं विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में भी शामिल है। भगवान दास मोरवाल जी, मैं तहे दिल से आपको इस वेबिनार में स्वागत करती हूं और मुख्य भाषण के लिए आपको आमंत्रित करती हूं। बहुत बहुत आभार सेंट पीटर्स कॉलेज का और बहुत आभार इस कॉलेज का जो हिंदी विभाग है उसका, पूर्व छात्र संघ का, जिन्होंने मुझे यहाँ आज एक लेखक के रूप में उसके लेखन कर्म पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। मैं सबका बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करूंगा ये जो दो हमारी छात्रा हैं, बबली कुमारी और ज्योति कृष्णन। उसके अलावा जो इस कार्यक्रम की सूत्रधार में जिनको कहता हूं, डॉक्टर सिंधु टीआई, उनका विभागाध्यक्ष डॉक्टर मीना जी का, के मीना जी का, और उन सभी कहना चाहिए कि विद्वानों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो एक तरह से इस तरह का आयोजन और खास तौर से आजादी के जो अमृत महोत्सव है, 75 वर्ष पूरे होने पर सेंट पीटर्स कॉलेज ने जो ये व्याख्यान माला शुरू की है,
ये अपने आप में मैं, देखिए इसलिए मैं ये अपनी बात कह रहा हूं, इसलिए नहीं कि मुझे एक लेखक के रूप में आमंत्रित किया है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे जानते हुए शायद दक्षिण भारत का केरल अकेला ऐसा राज्य है जिसमें कि जो हिंदी के प्रति जो अनुराग है वह अद्वितीय है। वैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी उस तरह का हिंदी के प्रति जो अनुराग है इसमें है वो देखा जाता है, लेकिन केरल में एक अलग ही किस्म का है। और मैं जब एक बार यहाँ आया था, जो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा त्रिवेंद्रम में, जब मैं हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार की एक अकादमी है उसका जब सदस्य था, तो इसके संयोग दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के संयुक्त तत्वाधान में वो 2 दिन का एक आयोजन था। उसके बाद मैं एक बार कुछ अपने व्यक्तिगत, जिसको हमारे सरकारी विभाग में एलटीसी कहते हैं, यात्रा भ्रमण के लिए मैं आया था, तो तब भी मैंने यहाँ आया था। और उस वक्त दरअसल जब मैं त्रिवेंद्रम में यहाँ रुका हुआ था, और जब हम जो यहाँ का एक बहुत बड़ा मंदिर है, इसको कि बहुत मशहूर चित्रकार राजा रवि वर्मा, जिनको हम सब जानते हैं, उनके जो पूर्वजों ने इस मंदिर को स्थापित किया था, पूरे देश भर में मशहूर है। तो मैं जब उनके बारे में जानकारी हासिल कर रहा था, तो मुझे एक चीज समझ में आई कि जो केरल में हिंदी के प्रति जो ये अनुराग है, ये जो प्रेम है, उसका कारण क्या हो सकता है। वो कारण मुझे ये लगा कि जो राजा रवि वर्मा के खुद एक पुरखे थे, वो खुद ब्रज में कविताएं रचते थे, और वो कविताएं और पद बाकायदा कहना चाहिए कि रागों पर आधारित थे। तो कहा जाता है ना कि यथा राजा तथा प्रजा। तो राजा का जो उनका शौक था कविता लिखने का, वो भी ब्रज में, हिंदी में नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि लगभग 250 वर्षों तक हमारे हिंदुस्तान में जो साहित्य रचा जाता वो ब्रज भाषा में ही रचा जाता था। तो उस दौर में किसी शासक का, किसी राजा का अगर ब्रज में वो कविता रचता है, तो जाहिर सी बात है कि प्रजा भी उसी उनका अपने शासक का अनुसरण करता है। आज मुझे जो विषय दिया गया है वह दिया गया है मेरा लेखन कर्म, यानी भगवान दास मोरवाल का लेखन कर्म। मित्रों, जब हम किसी लेखक के रचना कर्म या लेखन कर्म की बात करते हैं, तो उसमें लगभग ये सारी विधाएं आ जाती हैं, समाहित होती हैं, जिनमें कि लेखक समय समय पर अपने लेखन करता है। मान लीजिए अगर मैं अपनी ही बात करूं, और मैं ही क्यों, लगभग ये एक हमारे यहाँ एक कहना चाहिए कि प्रवृत्ति सी है कि जो भी लेखक अपने लेखन की शुरुआत करता है वह कविता से करता है, क्योंकि हमें यह लगता है, व्यक्ति का ये स्वभाव है कि जब वो अपनी बात को अभिव्यक्त करता है तो उसे कविता एक ऐसा माध्यम नजर आता है जिसमें केवल कम शब्दों में अपनी बात प्रतीक और बिंबों में कह सकता है। तो जब मैंने अपनी लेखन की शुरुआत की 80 के दशक में, कॉलेज में पढ़ता था, तो जाहिर सी बात है कि वो कविताएं ही थी। अब वो कविताएं किस तरह की रही होंगी, ये उस पर मैं इसलिए बात नहीं करूंगा कि मैं आज जो मेरी पहचान है वो कवि के रूप में नहीं है, कथाकार के रूप में। और शायद जो मैंने शुरुआत की थी और उस शुरुआत के बाद जो मेरे लेखन के शुरुआती उसमें कहानी जब मैंने धीरे धीरे लिखनी शुरू की, तो मेरा एक संग्रह भी आया था। और ये देखिए यह कविता संग्रह है दोपहरी चुप है। ये कविता संग्रह दरअसल 80 के 90 के दशक में लिखी गई कविताओं का संकलन है, बल्कि ये 1990 में इसका प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे मैंने कुछ और भी, जैसा समय होता है, क्योंकि जो लेखक की एक मुकम्मल पहचान है, वह बहुत कम ऐसे लेखक मिलेंगे जिनकी की पहचान शुरू में ही एक विधा के रूप में बन जाती है, या चाहे जैसे कहना चाहिए कि कवि या कथाकार के रूप।
लेकिन बहुत सारा जो हमारा लेखक वर्ग है वो इस तरह का होता है कि जब वो अपने लेखन की शुरुआत करता है और उसकी आधी जिंदगी लगभग सभी विधाओं में लिखते हुए हो जाती है। वह कविता भी लिखता है, कहानी भी लिखता है, बीच बीच में मौका मिला तो उपन्यास लिखने का भी प्रयास करता है, और फिर कुछ नहीं मिला तो मेरी तरह वो संस्मरण भी लिखता है बीच बीच में। जैसे मेरा एक पक्की जेठ का गुलमोहर, जिसको हम स्मृति कथा कहते हैं, ये दरअसल उसी तरह का संस्मरणात्मक पुस्तक है, स्मृति कथा पक्की जेठ का गुलमोहर। इस तरह से लेखन जब उसका किसी लेखक का आगे बढ़ता रहता है तो एक समय के बाद धीरे धीरे खुद लेखक को यह महसूस होने लगता है कि वह अपने आप को किस विधा में सहज पाता है। यानी वह अपने आप को कविता में अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर पाता है, या कथाकार के रूप में कहानी लिखने के रूप में सक्षम है, या उपन्यास लिखने में भी उसकी क्षमता है। तो इस तरह से जब हम एक लेखक के लेखन कर्म की जब बात करते हैं तो हम शुरू से उन सारे विधागत विषयों पर हम बात करते हैं, उस पूरी समग्रता में हम उस तरह से देखते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जब मैं जैसे अपनी बात बताऊं कि मैंने कुछ दिनों तक लगभग 7-8 वर्षों तक फ्रीलांसिंग भी की है, जिसको कि स्वतंत्र पत्रकारिता कहते हैं। और ये जो स्वतंत्र पत्रकारिता दरअसल उस वक्त समय का किसी का स्पीकर ऑन है, तो उस वक्त क्योंकि ऐसी जरूरत भी थी, और लेखक कई बार क्या करता है कि उसको जो भी मिलता है वो पत्रकारिता भी करता है, रिपोर्टिंग भी करता है, सब काम करता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैंने कहा कि लेखक को स्वयं ये एहसास होने लगता है कि वह अपने आप को किस विधा में कहना चाहिए कि सहज पाता है। मेरे जो शुरुआत के जो कहानी संग्रह है, जैसे मेरा पहला कहानी संग्रह जिसको कहना चाहिए सिला हुआ आदमी, जो कि 1986 में प्रकाशित हुआ था, वो बहुत छोटी सी पुस्तक थी, और कहना चाहिए कि मैं उसको, मुझे कई बार संकोच भी होता है उस संग्रह को कहानी संग्रह कहते हुए, क्योंकि वह 1986 में जब प्रकाशित हुआ था तो मेरे जो गांव देहात के जो पारिवारिक सामाजिक जो छोटे मोटे जो उस तरह के कहना चाहिए कि स्मृतियां थी, उनको केंद्र में बनाकर परिवार की स्थितियों को लेकर मैंने अपना को कुछ छोटी छोटी कहानियां जिस तरह से लिखनी शुरू की थी। वो कहानी है नहीं, इस पर बहस हो सकती है। उसके बाद फिर मेरा एक और कहानी संग्रह आता है सूर्यास्त से पहले। तीसरा मेरा कहानी संग्रह आता है 80 मॉडल उर्फ सूबेदार। और फिर मेरा एक चौथा कहानी संग्रह आता है चिड़िया माँ और उसका देवता। कुल मिलाकर मेरे ये 4 कहानी संग्रह हैं। और इसमें मजेदार ये है कि जो मेरे शुरुआत के 3 कहानी संग्रह हैं, सिला हुआ आदमी, सूर्यास्त से पहले और 80 मॉडल उर्फ सूबेदार, वह दरअसल अब उपलब्ध नहीं है। एक मिनट सर, आपका माइक म्यूट हो गया। अब आप तो निवेदन है कि आपका माइक प्लीज तो दोबारा तो आपका सिर्फ आपका ही माइक ऑन करो। हाँ, अब एक मिनट सर। ठीक है सर। आ रहा है अब आवाज? हाँ, आवाज आ रही है शायद अब। तो उन 4 संग्रहों को मैंने एक कहना चाहिए कि ये दरअसल पता नहीं क्यों कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही बार बार,
तो ये दो कहानी संग्रह, धूप से जले सूरजमुखी और मेहराब और अन्य कहानियां, तो ये चारों कहानियों की, सारी कहानी संग्रहों की इस दो में अब कहानी शामिल है। और अब मैं सच बात यह है कि इस वक्त मैं कहानी नहीं लिखता, और इस कहानी ना लिखने का कारण यह रहा है कि जब मेरा पहला उपन्यास काला पहाड़ 1999 में प्रकाशित हुआ था, जिसको लेकर आपने कहा था बड़ा भारी भरकम उपन्यास है ये मेरा वह पहला उपन्यास है जो कि राधा कृष्ण प्रकाशन से प्रकाशित हुआ था, और जिसने कि मुझे एक लेखक के रूप में, यानी उपन्यासकार के रूप में मेरी पहचान बनाई। उसके बाद 2004 में मेरा एक और उपन्यास आता है, बाबल फिरा देश में। ये भी बहुत मोटा है, लगभग 500 पृष्ठों का, ये राजकमल प्रकाशन से। इसके बाद ये जब मैंने उपन्यास ये पूरे किए थे, तब मुझे एक बात समझ में आई कि शायद मेरा मन कहानियों से ज्यादा उपन्यासों में रंगता है। और ये मुझे बहुत सारे मित्रों ने भी कहा कि आप कहानी ना लिखा करें, और मुझे भी ये लगा कि मेरे जो कहानियों के जो छोटे छोटे जो मेरे पास ब्यौरे हैं, प्रसंग हैं, मैं कई बार ये देखता हूं कि मैं उनका इस्तेमाल फिर अपने उपन्यासों में ही करता हूं। तो उसके बाद मैंने लगभग 15 वर्ष पूर्व मेरी एक कहानी थी मोक्ष, जो कि कहीं प्रकाशित भी नहीं हुई थी, वो प्रकाशित हुई थी। उसके बाद मैंने कहानी लिखनी बंद कर दी। अब मैं सिर्फ और सिर्फ उपन्यास में मेरा मन रमता है। मेरा पहला उपन्यास 1999 में आता है, दूसरा उपन्यास 2004 में आता है, लगभग 5 वर्ष के अंतराल के बाद। तीसरा उपन्यास रेत, वह 2008 में आता है, वो भी लगभग इतने ही वर्ष के अंतराल में। चौथा उपन्यास नरक मसीहा 2014 में आता है। वो कुछ पारिवारिक स्थितियां थी जिनकी परेशानियों के चलते थोड़ा सा उसमें 6-1 महीने का थोड़ा अंतराल हो गया, तो वो लगभग 5.5 वर्षों में वो उपन्यास आया। लेकिन उसके बाद 15 से लेकर 21 तक मेरे 4 उपन्यास आए। यानी अगर मैं औसतन कहूं, जैसे मैडम ने अभी कहा कि इनका एक उपन्यास आता नहीं, छपता नहीं है, हम उसको खत्म नहीं कर पाते हैं, दूसरा उपन्यास आ जाते हैं। तो इस तरह से औसतन हर वर्ष मेरा एक उपन्यास प्रकाशित हुआ है। और जो मेरा अंतिम उपन्यास था खानजादा, वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर था, वह उपन्यास पिछले वर्ष 2021 में राजकमल प्रकाशन से आया था। ये मेरा 9वां उपन्यास था। और उसके बाद अगला उपन्यास पर मैं स्वाभाविक रूप से काम कर रहा हूं। अब आती है बात, ये स्वाभाविक एक सवाल उठता होगा बच्चों के मन में, और जो साहित्य के जिज्ञासु हैं, कि आखिरकार लेखक इस तरह की तैयारियां इतनी तेजी से कैसे कर लेता है कि लगभग 1-1.25 वर्ष के अंतराल में उसका एक नया उपन्यास आ जाता है। आता ही नहीं है, बल्कि वो प्रकाशित, यानी प्रकाशित होकर आता है, लिखना तो पहले होता है। ये दरअसल ये जो जिज्ञासा है, ये प्रश्न है, ये इस पर मैं इसलिए बात कर रहा हूं बहुत जोर देकर, क्योंकि जो हमारे छात्र हैं और जो हमारे टीचर्स हैं, मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं कि मैं उत्तर भारत के हिंदी भाषी राज्य का निवासी लेखक हूं, और स्वाभाविक रूप से जो हिंदी के प्रति जो मेरी समझ जो रही होगी, वह केरल जैसे राज्य के, जो जिसको मैं अहिंदी भाषी राज्य मानता हूं, उसके छात्रों और अध्यापकों की नहीं रही होगी। इसमें मैं कोई बुरा भी नहीं मानता हूं, और इसमें कोई इस तरह के आप लोगों को भी कहना चाहिए कि इसमें कोई संकोच या उसका मामला होना चाहिए। लेकिन बावजूद उसके मैं अहिंदी भाषी राज्य, चाहे वो दक्षिण भारत के हों, चाहे पश्चिमी भारत के हों, महाराष्ट्र या गुजरात, मेरा अभी भी ये मानना है कि अगर हिंदी इस देश में एक भाषा के रूप में जिस तरह से बची हुई है, उसका श्रेय मैं दक्षिण भारत और अहिंदी राज्यों को जाता देता हूं। उत्तर भारत में जो हिंदी की स्थिति है वो क्या है, आप लोगों को लगता होगा कि हिंदी उत्तर भारत की करके पालकी में
बैठकर जिंदा, ऐसा नहीं है। हिंदी दरअसल उन राज्यों की वजह से जिंदा है जो दक्षिण भारत और जो अहिंदी भाषिक राज्य हैं। तो सवाल यह है कि लेखक इस तरह की तैयारी, उसका रचना क्रम जो होता है, वह कैसे अपनी यात्रा धीरे धीरे तय करता है, कैसे अपनी रचना को वो एक रूप देता है। मित्रों, ऐसा अक्सर कहा जाता है कि दो उपन्यास जो लिखने का की जो सामग्री होती है वो हर व्यक्ति के जीवन में होती है। ये ऐसी मान्यता है कि दो उपन्यास लिखने की सामग्री हर व्यक्ति के पास होती है, और ये होता भी है कि आप किसी भी लेखक की जब शुरुआत की रचनाओं को देखते हैं तो उनका उनका जो कथानक होता है, उनकी जो पृष्ठभूमि होती है, वो लगभग एक जैसी होती है। और इसका उदाहरण भगवान दास मोरवाल भी, आपको उस उदाहरण के रूप में भगवान दास मोरवाल को भी देख सकते हैं। जैसे मेरा पहला उपन्यास जब काला पहाड़ आया था, उसकी पृष्ठभूमि इस देश की राजधानी दिल्ली के सिर्फ 60 किलोमीटर दूर एक इलाका है, एक क्षेत्र है, मेवात। उस पृष्ठभूमि पर वह उपन्यास लिखा गया था, मेवात। और उसके बाद जब मेरा 4 साल के बाद उपन्यास आया बाबल तेरा देश में, वह उपन्यास भी मेवात की पृष्ठभूमि को लेकर था। लेकिन एक लेखक के सामने सबसे बड़ी चुनौती तब आती है जो उसका अनुभव क्षेत्र है और जो उसका रचनात्मक स्वभाव है, जब उससे अलग हटकर वह जब लिखने की कोशिश करता है, जब वह विषय चुनता है, तब उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। अब चूंकि मेवात का मैं रहने वाला हूं, कि मान लीजिए आप केरल के हैं, जहां आपका कॉलेज है एर्नाकुलम में, जहां आपका आपका कॉलेज है, तो जाहिर सी बात है कि इतनी सामग्री तो आप लोगों के पास है कि वहां की पृष्ठभूमि को एक आध उपन्यास लिख सकते हैं। लेकिन व्यक्ति के अनुभवों की भी एक सीमा होती है। आप कितना उसका दोहन करेंगे, अपने परिवेश का, अपने सामाजिक वातावरण का। और पाठक भी आपको कब तक पढ़ेगा एक ही पृष्ठभूमि पर आपकी रचनाओं को, वो भी उसमें विविधता चाहेगा। तो एक सवाल तो आपके मन में ये उठ रहा होगा कि जब मैंने एक पृष्ठभूमि पर काला पहाड़ लिख दिया, तो उसी पृष्ठभूमि पर बाबल तेरा देश में लिखने की क्या जरूरत पड़ी। ये स्वाभाविक सा सवाल है, आपके मन में उठ रहा होगा। तो उसका कारण मैं बताता हूं। उसका कारण यह है कि जब मैंने काला पहाड़ लिखा, तो उस काला पहाड़ को पढ़ने के बाद मेरे एक मित्र ने एक दिन कहा, यार तुम्हारे इस उपन्यास में स्त्री पात्र नहीं है। मैंने इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि लेखक इन चीजों पर बहुत बहुत सोच समझ कर ध्यान भी नहीं देता, और वैसे भी मेरा एक पहला उपन्यास था, मैं कोई सिद्धहस्त लेखक नहीं था। तो स्वाभाविक रूप से है कि मुझसे कुछ चीजें छूट गई होंगी। तो जब उन्होंने, मेरे मित्र ने इस पर मेरा ध्यान आकर्षित किया कि मेरे काला पहाड़ उपन्यास में स्त्री पात्र नहीं, सिर्फ इसमें एक आध पात्र हैं जो लेकिन डोमिनेटिंग पात्र नहीं है, जैसे मैं मन है उसमें एक बात। तो मेरा जब ध्यान गया, तो उसकी पूर्ति के लिए मैंने जो दूसरा उपन्यास था बाबल तेरा देश में, उसको लिखना शुरू किया। अब आपको लगा होगा, जो मेरा परिचय जो दे रही थी जो छात्रा, उन्होंने बहुत अच्छा उच्चारण किया इसका, सही शब्दों में, बाबल तेरा देश में। वरना मैंने अक्सर देखा है उत्तर भारत में बहुत से लोगों को ये लगता है कि शायद लेखक को हिंदी लिखनी नहीं आती है, जो उसने बाबुल तेरे देश में को बाबल तेरा देश में कर दिया। लेकिन मुझे खुशी है कि एक हिंदी भाषी क्षेत्र के शोधार्थी ने, छात्र ने उसको बिल्कुल वही उच्चारण किया जैसा मैं चाहता हूं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है साहित्य के छात्र और अध्यापक के लिए, कि लेखक का नाम और रचना का नाम कम से कम उससे ये अपेक्षा रहती है कि वह शुद्ध लिखे। तो अब इसका एक कारण, अब मैं थोड़ा सा आपको रचना क्रम से ही, लेखन क्रम से ही ये जुड़ा हुआ विषय सवाल है, जिज्ञासा होगी कि मैंने जैसे पहले उपन्यास का शीर्षक रखा काला पहाड़।
और दूसरे उपन्यास का शीर्षक रखा बाबल तेरा देश में। तो आखिरकार इनका कोई मतलब भी तो होता होगा ना। जब आप किसी रचना को पढ़ते हैं, गोदान को आपने पढ़ा होगा, मैला आंचल को आपने पढ़ा होगा, आधा गांव को पढ़ा होगा, राग दरबारी को पढ़ा होगा, या दूसरे क्लासिक्स दूसरी रचनाओं को पढ़ा होता, तो बगैर शीर्षक के तो रचना होती नहीं। तो आखिरकार ये प्रश्न उठता है कि लेखक ये जो शीर्षक रखता है अपनी रचनाओं के, चाहे उपन्यास हो कहानी, उस वो भी तो कुछ ना कुछ सोच कर रखा जाता होगा, क्योंकि शीर्षक एक ऐसा प्रवेश द्वार होता है किसी भी रचना का कि अगर शीर्षक अगर आपको आकर्षित नहीं करता है, आपकी जबान पर नहीं चढ़ता है, तो आप उस रचना रूपी जो पूरा किला होता है, आप उसमें कहना चाहिए कि प्रवेश नहीं कर सकते। तो काला पहाड़ उपन्यास, क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि मेवात है और ये मेव मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र है, तो यहां से एक पर्वत, एक पहाड़ गुजरता है। ये पहाड़ दिल्ली के करोल बाग से शुरू होता है और ये थोड़ा आगे जाकर राजस्थान और मेवात से होते हुए आगे निकल जाता है। इसको कहते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला है। इस अरावली पर्वत को मेवात में काला पहाड़ कहा जाता है। काला पहाड़ इसलिए कहा जाता है कि जो इसका पत्थर है, इस मेवात में जब उधर से जाते काला पहाड़, वो थोड़ा ग्रेइश है, उसको थोड़ा कालापन है उसके रंग, तो इसलिए दूर से काला दिखाई देता वो पर्वत, तो इसलिए उसको काला पहाड़ कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जो ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये इस विश्व की जो सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, एंडीज पर्वत श्रृंखला और दूसरी अरावली पर्वत श्रृंखला। तो इस काला पहाड़ को मैंने शीर्षक एक तरह से प्रतीक के रूप में रखा है कि मैंने जब इस उपन्यास को लिखना शुरू किया तो मैंने काला पहाड़ को एक गवाह के रूप में, जो पुरानी स्मृतियां हैं, पुराना अतीत है, ये काला पहाड़ उसको एक तरह से गवाह की तरह, सूत्रधार की तरह देखता है। जो घटनाएं घटती हैं वो काला पहाड़ के इर्द गिर्द घूमती है। तो यह शीर्षक मैंने इसलिए रखा। अब मैं आता हूं दूसरा उपन्यास बाबल तेरा देश में। बाबल तेरा देश में दरअसल इस उपन्यास का शीर्षक मेवात के जन कवि, मेवात का एक जन कवि है सादल्ला, उसका एक दोहा है। तो मित्रों वो दोहा यह है, मैं उसको हिंदी में मैं पढ़ूंगा और मैं उसको अर्थ समझाऊंगा, खड़ी बोली में है, वो ऐसी कोई बात नहीं कि बाबल तेरा देश में एक बेटी एक बैल, हाथ पकड़ के दीनी जामे परदेसी के गैर। यानी बाबल तेरा देश में, बाबल सा जो यहां आशय है लेखक का, उस जन कवि का, वो पितृसत्तात्मक व्यवस्था सा है और देश उसकी पूरी व्यवस्था है। तो एक स्त्री, एक लड़की ये कहती है कि बाबुल यानी है पुरुष, तुम्हारे यहां तेरे देश में, तेरी व्यवस्था में बेटी और बैल यानी पशु, स्त्री और पशु की नियति एक जैसी है। जैसे कि हाथ पकड़कर, कि तेरी व्यवस्था में जिस तरह से हाथ पकड़कर एक पशु को यानी बैल को अनजान व्यक्ति के साथ हाँक दिया जाता है, ऐसे ही स्त्री को भी उसकी बगैर मर्जी के, यानी जिस वक्त ये दोहा लिखा होगा उस वक्त यही स्थिति थी, बाल विवाह होता था, शिक्षा इतनी थी नहीं, और खासतौर से हमारे मेवात में तो आज भी शिक्षा का स्तर उस तरह नहीं है। तो वहां उस दोहे को लेकर यह जो शीर्षक रखा गया है कि बाबल तेरा देश में एक बेटी एक बैल, हाथ पकड़ के दीनी जामे परदेसी के गए। तो यह शीर्षक इस दोहे का पहली पंक्ति का पहला हिस्सा है। अब ये देखिए कि जो मैंने इसकी व्याख्या की, दरअसल इस उपन्यास का कथानक, जो इसकी कथा वस्तु थी, वो है यह मैंने रखी कि हमारे भारतीय समाज में जो एक स्त्री है, गांव देहात की जो स्त्री है, उसकी अपने धर्म को लेकर क्या समझ है, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, और जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें स्त्रियों को लेकर क्या कहा गया है। हम सब जानते हैं कि इस मामले में मनुस्मृति जैसे ग्रंथ
बहुत बदनाम है। उसमें दलित और स्त्रियों के लिए क्या क्या संहिताएं बनाई गई हैं, आप सब जानते हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि इसमें हमारा यहाँ एक वेद है, अथर्व वेद। उस अथर्व वेद में एक श्लोक है, उस श्लोक का मैं हिंदी में आपको अनुवाद सुना रहा हूं, तो आपको ये इसका शीर्षक और पूरे उपन्यास का सार समझ में आ जाएगा। उस वेद का अनुवाद यह है हिंदी में कि जिस तरह पशु पक्षी तक को शांत वातावरण प्रिय होता है, उसी तरह परिवार को सुखमय बनाने के लिए स्त्री को चाहिए, औरत को चाहिए कि वह अपने पति से विरोध या कलह ना करे। यानी अगर परिवार में शांति चाहिए तो उसमें स्त्री के लिए यह कहा गया है कि वह अपने पति से कलह ना करे, उससे झगड़ा ना करे, उससे लड़ाई ना करे, उससे असहमति व्यक्त ना करे, बल्कि पति के अनुकूल रहकर, पति चाहे कैसा भी हो, नाकारा हो, निकम्मा हो, आपके मानसिक स्तर का ना हो, लेकिन फिर भी उसके अनुकूल रहकर उसकी प्रियता को प्राप्त करना चाहिए। यानी उसको खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए और उसको खुश करके आप स्त्री यानी स्त्री अपने ऐश्वर्य में वृद्धि करे। ये उस श्लोक का अर्थ है। अब आप कुरान मजीद की एक आयत सुनिए, उसमें क्या कहा गया है। उसमें कहा गया है कि पुरुष स्त्रियों के स्वामी हैं, उनके मालिक हैं। जो नेक औरतें होती हैं वे आज्ञाकारी और अपने रहस्यों की रक्षा करने वाले होती हैं। रहस्यों को यहां एक खास मतलब है। जिन औरतों से विद्रोही होने का डर हो, यानी जिन औरतों से ये डर हो कि ये बगावत कर देंगी, ये विद्रोह कर बैठेंगी, तो उनको पहले समझाओ। अगर नहीं समझती हैं तो उनको अपने बिस्तरों से दूर रखो। ये पुरुषों के लिए कहा गया है, ये अपने बिस्तरों से रख दो और इस तरह उन्हें कुछ न कुछ सजा दो। ये जो अथर्ववेद और कुरान की आयत और श्लोक का अगर आपने देखा होगा तो इन दोनों का अर्थ लगभग एक ही जैसा है। और जो मैंने सादल्ला का दोहा पढ़ा उसका भी लगभग एक ही मतलब है। जो हमारे समाज में पितृसत्तात्मक जो हमारी व्यवस्था है उसमें जो स्त्री की नियति है वह कैसी है, यह उपन्यास उसको उसी तरह से इसमें अभिव्यक्त करता है। अब सवाल वो उठता है कि अपने लेखन कर्म के लिए लेखक किस किस तरह की सामग्री जुटाता है। अब क्योंकि मैंने इसमें धार्मिकता को बीच में रखा, बाबल तेरा देश में, काला पहाड़ में तो मेरी स्मृतियां थी, तो उसमें लोकगीत, मुहावरे, मेवात के लोक कथाएं उनका जिक्र किया। और उसमें जो हमारी मेवात की जो एक साझा संस्कृति, हिंदू मुसलमान जो हमारे यहाँ, जो बिल्कुल केरल का जो आप लोगों का वातावरण है, माहौल है, समझ, वही हमारा है। तो काला पहाड़ में तो कोई उस तरह की बात नहीं, लेकिन इसमें बाबल तेरा देश में उसके लिए मैंने, क्योंकि मैंने इसमें इसकी पृष्ठभूमि मेवात रखी और मेवात में भी मुसलमान परिवार रखी, मेव परिवार रखा, उसको हमारे यहाँ मेव कहते हैं। उसके लिए धर्म की जो छोटी छोटी बारीकियां हैं मुस्लिम समुदाय में, उन छोटी छोटी बारीकियों को समझने के लिए मैंने कुरान को पढ़ा और कुरान के उन आयतों का बहुत बारीकी से विश्लेषण किया जो स्त्रियों और बच्चों से संबंधित है। इसी तरह एक और बहुत मशहूर किताब है मौलाना अशरफ अली थानवी की। शायद आप लोग जो दक्षिण भारत, खासतौर से केरल के जो मुस्लिम समुदाय के बच्चे बच्चियां ये लोग हैं, वो शायद उस पुस्तक के बारे में नहीं जानते। उस पुस्तक का नाम है, मौलाना अशरफ अली थानवी की पुस्तक का नाम बहिश्ती जेवर। बहिश्त कहते हैं स्वर्ग को और जेवर कहते हैं आभूषण को, बहिश्ती जेवर। तो उस पुस्तक को पढ़ा और खास तौर से उसमें उन अंशों को पढ़ा जिसमें कि स्त्रियों के लिए मौलाना अशरफ अली थानवी ने कुछ निर्देश दिए, डायरेक्शंस दिए हैं। और वो किस तरह की डायरेक्शंस हैं, आपको सुन के शायद हंसी भी आए और मजा भी आए। उसमें इस तरह की डायरेक्शंस की हैं कि अगर पति
दिन को रात या रात को दिन कहे तो पत्नी को वैसे ही कहना चाहिए। पति को कैसे खुश रखना चाहिए, अगर बीवी की तबीयत खराब है और पुरुष उसको अपने बिस्तर पर बुला तो उसको मना नहीं करना चाहिए। यानी इस तरह की चीजों का मैंने बहुत बारीकी से विश्लेषण किया और उसी आलोक में जो हमारा एक लोक है उसमें धर्म का क्या हस्तक्षेप है यह मैंने समझाने की कोशिश की। इसी तरह मेरा एक उपन्यास, तीसरा उपन्यास रेत उपन्यास, शायद आप सब जानते हैं कि मेरा तीसरा उपन्यास था ये। और इस तीसरे उपन्यास में मैंने जिस अपना उपन्यास का जो विषय बनाया था वह बनाया था हमारे उत्तर भारत में कुछ क्रिमिनल ट्राइब्स हैं जिनको हम अपराधी जनजाति कहते हैं। उन अपराधी जनजातियों में एक समुदाय है कंजर। वैसे तो यहाँ नट, बावरिया, सासुर, भातु, इसी तरह से दक्षिण भारत में भी इस तरह की अपराधी जनजाति क्रिमिनल ट्राइब जिनको कहते हैं उसमें से एक समुदाय कंजर, उसको में रखकर इस उपन्यास को मैंने लिखा। और उस उपन्यास को लिखने के लिए जो मैंने शीर्षक रखा रेत, मैं एक बार, आप जानते हैं कि हिंदी के बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े आलोचक अब नहीं है, दिवंगत डॉक्टर नामवर सिंह, उनसे मैं मिला था। तो जब ऐसी बातचीत चल रही तो मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपकी नजर में कोई रेत शीर्षक से कोई उपन्यास है? रेत के आगे पीछे बहुत सारे हैं, जैसे रेत की मछली, सूखी रेत, इस तरह के शीर्षक मुझे, लेकिन अकेले रेत शीर्षक से कोई ऐसा उपन्यास है? हालांकि मैं इससे पहले जानता था, मैंने सब चीज देख ली थी कि इस शीर्षक का कोई उपन्यास है। तो उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में मोरवाली इस शीर्षक से कोई उपन्यास नहीं। तो उन्होंने पूछा कि क्यों, आप किस लिए पूछ रहे हैं? मैंने कहा सर, मैं जो अगला उपन्यास लिख रहा हूं, मेरा जो मन है उस उपन्यास का शीर्षक रखने का वह यह रेत रखने का है। तो कहना रेत से आपका क्या आशय है? मैंने कहा रेत से आशय यह है कि रेत की कोई अपनी एग्जिस्टेंस तो होती नहीं, जब सूखती है तो हवा उड़ा के ले जाती है, बारिश होती है तो पानी बहा के ले जाता है, तो उसकी अपनी एग्जिस्टेंस तो होती नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर वो धीरे से मुस्कुराए और पूछा कि आपको पता है रेत का क्या मतलब होता है? मेरे साथ दरअसल एक मित्र और थे, डॉक्टर शंभू को, अब वो रिटायर हो गए, वर्धा से स्त्री अध्ययन में थे, वो अध्यक्ष से रिटायर हुए थे, तो वो भी साथ थे। तो उन्होंने पूछा डॉक्टर साहब क्या होता है, क्या मतलब होता है? तो जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं हल्के से मुस्कुरा दिया। तो वो बोले कि देखिए गोरवाल जी थोड़ा मुस्कुराए हैं, इनको पता है उसका अर्थ। मैंने कहा सर मुझे पता है, अब लेकिन मैं संकोच में उसका अर्थ नहीं बता पा रहा। तो उन्होंने कहा कि ये संस्कृत का शब्द है रेत, रेतस, और इसका मतलब होता है सीमन। इस शब्द को मैंने डॉक्टर विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े की बहुत मशहूर पुस्तक है समाजशास्त्री अध्ययन की तरह है, वो किताब पढ़ना चाहिए। मैं आप सब लोगों को ये अनुरोध करता हूं कि जो साहित्यतर इस तरह की किताबें हैं उनको पढ़ना चाहिए। उस किताब को भारतीय विवाह संस्था का इतिहास, उस पुस्तक में रेत का कई बार जिक्र आता है। तो वहां से मुझे इस शब्द का पता चला और उसको मैंने इस उपन्यास का, रेत उपन्यास जो है कंजर समुदाय के ताने बाने को लेकर, उसमें मैंने शीर्षक के रूप में इस्तेमाल किया। आपको सुनकर हैरानी होगी कि जिस वक्त ये 2008 में आया था, उसी साल के अंत में इस पर मेरा ऊपर उत्तर प्रदेश के एक कन्नौज एक जिला है, वहां का एक छोटा सा कस्बा है छिबरामऊ, वहां मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ था। तो कई साल तक मामला चला और उस दौरान उस उपन्यास, रेत उपन्यास को, यह उसका पहला संस्करण है, ये मैं दिखा देता हूं रेत। इस उपन्यास, ये राजकमल प्रकाशन से ही है। इस उपन्यास पर को बाकायदा उन लोगों ने फांसी दी,
फांसी देने के बाद इसको पेड़ से इसको जलाया गया, और वहां जहां जलाया और जिस पेड़ पर फांसी दी वहां एक बंगाली शाह की मजार थी, मजार है। वहां एक 2-3 दिन के बाद इसी दौरान उस समुदाय की जो स्त्रियां थी, उन्होंने लेखक को बुद्धिहीन और धनहीन करने के लिए, कि लेखक की बुद्धि खत्म हो जाए, इसका धन खत्म हो जाए, यह इसकी कामना करने के लिए उन्होंने उस बंगाली शाह की मजार के किनारे पर एक पेड़ था, उस पर रिबन बांध के मुझे धनहीन और बुद्धिहीन करने के लिए मन्नतें मांगी थी। उस वक्त ये काफी उस तरह से चर्चा में हुआ ये उपन्यास। उसके बाद इस उपन्यास की बहुत चर्चा हुई, और अभी हाल ही में इस उपन्यास की अभी अंग्रेजी में, अभी कहना चाहिए कि ये अंग्रेजी में इसका क्विक सेंड टाइटल से अंग्रेजी में भी अनुवाद छपा है, और उसी तरह से इसका उर्दू में अनुवाद छप चुका है, और 2020 में पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर से शरीर पब्लिकेशन से भी इसका उर्दू में अनुवाद छप चुका है। तो ये मेरा तीसरा उपन्यास था। काफी लोग इसको पसंद करते हैं, इसको आदिवासी विमर्श में उसको इस्तेमाल किया जाता है, इस उपन्यास को। इसके बाद मेरा चौथा उपन्यास, ये मैं लेखन कर्म की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मैं फिलहाल बहुत ज्यादा बारीकियों में नजर में रचनाओं पर ही बात करना चाह रहा हूं। मैं मेरा चौथा उपन्यास आता है नरक मसीहा, यानी नरक के मसीहा। यह उपन्यास मित्रों भारत में जो पिछले कुछ दशकों में बहुत तेजी से एनजीओ का विस्तार हुआ है, और उनका काम करने का जो तरीका है, उस उपन्यास के केंद्र में मैंने इसको ये रखा है कि किस तरह एनजीओ के लोग पॉवर्टी को, गरीबी को बाय प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे गरीब बस्तियों में जाते हैं, आदिवासी क्षेत्रों में जाते हैं, और उनसे ये कहते हैं कि हम तुम्हें गरीबी से, तुम्हारे पिछड़ेपन से, चाहे वो शैक्षिक हो या सामाजिक हो, उससे तुम्हें बाहर लाने के लिए हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। और उसके लिए विदेशों से, यानी फॉरेन फंडिंग भी होती है। आप सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। और वो किस तरह से काम करते हैं, नरक मसीहा, उनको मैंने नरक मसीहा कहा है। तो उसको केंद्र में रखकर मैंने लिखा है ये उपन्यास। आपको याद होगा मित्रों कि एक समय ऐसा होता था कि जब इस देश में थोड़ी सी भी महंगाई बढ़ती थी, गैस के सिलेंडर पर 10 रुपए भी उसकी कीमत बढ़ती थी, मजदूरों के साथ अन्याय होता था, मान लीजिए पूंजीपति मजदूरों का शोषण करते थे, तो हमारी जो कार्यकर्ता होते थे, सोशल एक्टिविस्ट होते थे, वो एनजीओ से जो जुड़े होते थे, वो लोग सड़कों पर आके आम आदमी के पक्ष में बड़े बड़े आंदोलन शुरू होते थे। लेकिन आपने देखा होगा कि अब कोई आंदोलन नहीं होता है, ना महंगाई को लेकर होता है, ना सांप्रदायिकता को लेकर होता है। इस देश में एक अकेला ऐसा आंदोलन जो अभी किसानों का आंदोलन था, जो कि लगभग 1 वर्ष तक चला, और उस आंदोलन ने सरकार को ये झुकने के लिए मजबूर कर दिया कि उसको वह जो 3 कानूनी बिल थे, कृषि कानून, जो है वापिस लेने पड़े। वरना एक चीज देखिए कि हमारे यहां आज कितने जन आंदोलन महंगाई के खिलाफ या दूसरे आम आदमी की जो दुश्वारियां हैं, उनके जो कठिन मुश्किलात हैं, उनके पक्ष में कितनी रैलियां निकलती हैं। शहरों में नहीं निकलती हैं। थोड़े जो कम्युनिस्ट, जो लेफ्ट माइंडेड, जो क्या नाम, इस तरह के संगठन है, वह जरूर करते हैं, लेकिन उस तरह के नहीं। तो उसमें 1990 के बाद जब इस देश में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी, और जब बहुराष्ट्रीय कंपनियों का इस देश में प्रवेश हुआ, खास तौर से अमेरिकन और यूरोपियन देशों के, तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए सबसे पहले इस देश में जो एनजीओ के रूप में
काम करने वाले लोग थे उनको प्रलोभन दिया। फोर्ड फाउंडेशन से लेकर दुनिया भर के फाउंडेशन है जो आज की तारीख में फॉरेन फंडिंग देते हैं एनजीओ को। उसका कारण यह था फॉरेन फंडिंग देने का कि जो लोग जन आंदोलनों को लीड करते थे, उनकी अगुवाई करते थे, उनको एक तरह से लालच दिया गया फॉरेन फंडिंग के नाम पर। और वह लालच इस कदर काम करना शुरू किया कि धीरे धीरे जिनके बड़े बड़े एनजीओ थे, जो गरीब और मजदूर के पक्ष में जो आंदोलन करते थे, सड़कों पर निकलते थे, उन लोगों ने अपनी अपनी एनजीओ बना ली। और जब एनजीओ बना ली तो जन आंदोलन समाप्त हो गया। और किस तरह से जन आंदोलनों का इनका इस्तेमाल किया गया, आपको शायद सबको याद होगा कि इस देश में 2014 के आसपास पिछली सरकार, जब कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली के रामलीला मैदान में जो बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन एक महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े समाज सेवी अन्ना हजारे ने जो किया था, उसके बारे में इसी तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि वह दरअसल उसी तरह के उस आंदोलन के पीछे उसी तरह की शक्तियों का हाथ, क्योंकि एमएनसी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उनको इस देश में अपने प्रोडक्ट बेचने थे, उनको अपने उत्पाद बेचने थे। तो उत्पाद और प्रोडक्ट बेचने के लिए जो उन्होंने साक्षरता लिटरेसी मिशन के नाम पर जो है एनजीओ को जो अनुदान दिया, ग्रांट्स दी, वह भी उसी का हिस्सा है। क्योंकि उन्हें सिर्फ यह शिक्षा का विस्तार नहीं करना था, उन्हें इस देश में सिर्फ लोगों को इतना पढ़ाना था, इतना लिटरेट करना था कि वे उनकी दवाइयों और उनके प्रोडक्ट्स का, उनके उत्पादों का नाम जान सके। और इस उपन्यास में के माध्यम से मैंने ये भी दर्शाने की कोशिश की है कि जो ये एनजीओ की दुनिया है, इसमें 3 तरह के लोग इन्वॉल्व हैं। पहले वे जो एक जमाने में कट्टर कम्युनिस्ट हुआ करते थे, वामपंथी कहते थे, उनकी बड़ी बड़ी एनजीओ मिलेंगी, फॉरेन फंडिंग मिलेंगी। दूसरे जो एक समय में बड़े भारी गांधीवादी हुआ करते थे, उन्होंने भी अपने अपने एनजीओ खोल लिए हैं गरीबी को मुक्त करने के लिए, उनके मसीहा बन के। क्योंकि हम सब जानते हैं कि आजादी के आसपास तक इस देश में समाज सेवा, जो कि गांधी जी को कि समाज सेवा जो कहते थे, वो एक तरह से मिशन था। लेकिन आजादी के बाद वही समाज सेवा धन उगाने का, धन कमाने का एक माध्यम बन गया, जो कि आज आप एनजीओ के माध्यम से अक्सर देखते रहते हैं। इनके जो काम करने के तौर तरीके हैं, इस उपन्यास में मैंने ये दिखाने की कोशिश की है। और तीसरा समुदाय एक और एनजीओ की दुनिया में शामिल है, वह है अंबेडकरवादियों का। और मजे की बात यह है कि कम्युनिस्ट, गांधीवादी और अंबेडकरवादी जो एनजीओ से जुड़े हुए, उनमें उनके कहना चाहिए कि उनमें आपस में कोई टकराव नहीं होता उस लाभ को लेकर, उसमें सब एक है। तो उसमें आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस तरह से एक दलित एनजीओ की जो मालिक होती है, दलिता पतिता उद्धार सभा, वो किस तरह से एक आदिवासी इलाके से एक बच्ची को लाती है, उस बच्ची का किस तरह से शोषण करती है। यानी देखिए कि लेखक की दूरदर्शिता देखिए कि वह एक दलित के माध्यम से एक आदिवासी का शोषण करवाता है। यह उपन्यास नरक मसीहा मैंने उसी को केंद्र में रखकर लिखा गया था। और यह उपन्यास जब प्रकाशित हुआ, यह दरअसल मराठी में भी अनुवाद हो चुका है इसका 3-4 साल से। उसके बाद मेरा 5वां उपन्यास था हलाला। शायद इसका नाम आपने सुना भी होगा। और हलाला, हम जैसा कि सब जानते हैं, मुस्लिम समुदाय में एक ऐसी प्रथा है, दक्षिण भारत में तो नहीं होगी ये प्रथा, खासतौर से केरल में, लेकिन यह प्रथा उत्तर भारत के कुछ राज्यों में आज भी बहुत इसकी बहुत आलोचना हुई थी। और मुझे भी एक लेखक के रूप में मुझे भी बहुत सुनने का मिला था उस समुदाय के लोगों की तरफ से कि आपको क्या हक है कि आप मुस्लिम समुदाय की स्त्रियों को लेकर
इस तरह की बात करें, क्योंकि इस उपन्यास का लिखने का जो विचार मेरे मन में आया था, वह ये मन में आया था कि जिस तरह जो वर्तमान स्वरूप है हलाला का, अब तो खैर शायद इस पर काफी हद तक सरकार ने रोक लगा दी है, वह इतना विभत्स था कि अगर कोई पुरुष, कोई शौहर, पति, हस्बैंड अपनी वाइफ को तलाक दे देता है, डाइवोर्स दे देता है, और बाद में उनको लगे कि मियां बीवी का आपस का झगड़ा था और उनको एहसास होता है कि हमसे गलती हो गई, और अगर वह शौहर, हस्बैंड अपनी इस वाइफ को, जिसको उसने डाइवोर्स दे दिया, अगर वापस बुलाना चाहे तो वो तब तक नहीं आ सकती जब तक कि वह हलाला के प्रोसेस से ना गुजरे। अब कुरान में हलाला को लेकर सिर्फ 2 आयतें हैं, जिसमें कि सिर्फ हलाला का जिक्र है, और उसमें यह कहा गया है कि अगर कोई शौहर बीवी को तलाक दे देता है तो वह तभी वो आ सकता है कि पहले वो दूसरे शौहर से निकाह करे, फिर दूसरा शौहर या तो उसकी मौत हो जाए या वह अपनी पत्नी को, बीवी को तलाक दे दे, तभी वह वापस अपने पुराने शौहर के पास, पहले शौहर के पास आ सकता है। सिर्फ इतना लिखा है। लेकिन बाद में इसमें एक चीज जोड़ दी गई जिसकी सबसे ज्यादा आलोचना होती है, और वह ये थे कि सिर्फ दूसरे मर्द से खाली निकाह करना काफी नहीं है, बल्कि उसके साथ वो कंज्यूमेशन होना बहुत जरूरी है। और उसकी आड़ में जिस तरह से इस समुदाय की स्त्रियों के साथ जो शोषण होता है, दैहिक शोषण, उसको मैंने इसमें दिखाने की कोशिश की उस उपन्यास में, और उसको दरअसल मैंने एक स्त्री की नजर से देखने की कोशिश की थी हलाला में। तो ये बहुत छोटा सा उपन्यास है, इसका अभी अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ है हलाला का, और उर्दू में भी अनुवाद हो चुका है। मित्रों, इसके बाद मेरा एक उपन्यास है, छठा उपन्यास, उसका नाम है सुर बंजारन। सुर बंजारन हलाला की तरह वाणी प्रकाशन से मेरा प्रकाशित हुए हैं दोनों उपन्यास, राजकमल से नहीं। यह जो उपन्यास है सुर बंजारन, यह उपन्यास दरअसल उत्तर भारत में एक लोक कला है, उसको हम नौटंकी कहते हैं, क्योंकि आजकल आप अक्सर एक मुहावरे के रूप में भी सुनते हैं, क्या नौटंकी मचा रखी है। तो एक लोक कला है नौटंकी, वो गायन की कला है, बाद में उसको नौटंकी किया, जिसको संगीत कहते हैं, या हरियाणा में रागनी चलता है उसको कहते हैं। तो उसकी एक ये जो नौटंकी है, इसकी 2 शैलियां हैं, 2 स्टाइल हैं, कानपुर और हाथरस। तो हाथरस शैली की नौटंकी की एक आर्टिस्ट अभी भी जिंदा है, कृष्णा कुमारी। उनको और हाथरस शैली की नौटंकी को मैंने आधार बनाकर ये उपन्यास लिखा है। इस उपन्यास की जो नायिका है, जिसके ऊपर मैं केंद्र में रखकर मैंने लिखा है, उनका नाम कृष्णा कुमारी माथुर है। एक जमाने में 80 के दशक तक, 70 और 80 के दशक में इनका ये जलवा था, इन कला आर्टिस्ट का, फोक आर्टिस्ट का, कृष्णा कुमारी का, कि उस दौर में पश्चिमी भारत में, जिसमें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी हरियाणा और दक्षिण हरियाणा के, क्योंकि तीनों एक ही बेल्ट है, तो उन दिनों जो नेहरू युग था, जब नेहरू युग धीरे धीरे अपने अवसान पर था, उतार पर था, और इस देश के में गांव देहातों में जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जब बन रहे थे, स्कूल और कॉलेजों का जब निर्माण हो रहा था, तो उसके लिए, उस निर्माण के लिए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए पैसे की जरूरत होती। तो वो पैसा कैसे इकट्ठा किया जाए, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजर्स ने एक तरीका निकाला कि इस आर्टिस्ट को, इस फोक आर्टिस्ट को, कृष्णा कुमारी को बुलाया जाता था, और इनके शो से टिकट लगती थी, जो पैसा आता था उससे वो लोग बिल्डिंग बनवाते थे। क्योंकि उस दौर में 70 और 80 के दशक में अगर आप में 20,000 भी अगर इकट्ठा हो जाता, आपके 4 कमरे बन जाते थे। क्योंकि मेरे कस्बे में 73-74 में जब कॉलेज बना था, जो कि आज गवर्नमेंट कॉलेज है, उसके शुरुआत के 3 कमरे इन्हीं
कृष्णा कुमारी जी के नौटंकी के शो से जो चंदा इकट्ठा हुआ था, पैसा इकट्ठा हुआ था, उससे बना। वह कमरे आज भी शामिल हैं। तो मेरे जो मन में था, मेरे मन में इनके प्रति एक श्रद्धा ये थी कि देखिए, एक फोक आर्टिस्ट का यह भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है कि उसके शो करके आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज के भवनों का निर्माण करा सकते हैं। ये अपने आप में मित्रों, ये बहुत छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से ये मेरा उपन्यास था। उसके बाद मेरा एक उपन्यास आता है वंचना। ये 2019 में आया है, ये वंचना। यह उपन्यास दरअसल जो हमारे स्त्री संबंधी कानून है, जैसे चाइल्ड रेप या आपका कहना चाहिए कि अडल्ट्री, अब तो खैर अडल्ट्री का सेक्शन ही खत्म हो गया 497, जो इस तरह से जो स्त्री संबंधी कानून थे, जिन कानूनों को, जिन धाराओं को स्त्री की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, जब वह स्त्री उस तरह के उससे पीड़ित होती है, उस तरह की घटनाओं से, और जब वो कोर्ट में जाती है तो किस तरह से उसके साथ व्यवहार होता है, वही धाराएं किस तरह से उनका दुरुपयोग होता है, किस तरह से जब क्रॉसिंग होती है पीड़िता से, जब वकील क्रॉसिंग करता है तो कहा जाता है, वो दृश्य इतना विभत्स होता है कि अगर किसी स्त्री के साथ अगर रेप हुआ है तो रेप से ज्यादा कष्टदायी, दुख देने वाले वो सवाल होते हैं जिनको कि भरी कोर्ट में एक वकील औरत से, पीड़िता से पूछता है और जज उसको पूरा देखता है। तो इस तरह की जो हमारे पुरुषवादी समाज में, जो हिंदुस्तान में जो ये कानून बने हैं, उन कानूनों के आलोक में मैंने इस उपन्यास को लिखा है। अब चूंकि कानून एक खाली हिंदुओं के लिए तो होते नहीं, वो तो मुसलमान के लिए, तो इसी तरह से मैंने शरीयत में क्या प्रोविजन है कि अगर किसी स्त्री का पति गायब हो जाए, बगैर बताए तो चला जाए, तो वो स्त्री उसका कितने दिनों तक इंतजार कर सकती है और उसके बाद वे निकाह कर सकते हैं, और सरकारी कानून में क्या प्रोविजन है इस केस में, ये भी मैंने इसमें दिखाने की कोशिश की। मित्रों, इसके बाद मेरा एक उपन्यास और है छोटा सा, और उपन्यास है शकुंतला। छोटा सा उपन्यास है, लगभग 120 पेज का उपन्यास है, हालांकि टेक्स्ट तो और भी कम है। वो उस उपन्यास को अभी ये 2020 में प्रकाशित हुआ था राजकमल प्रकाशन से, और संयोग से वह उपन्यास इस वक्त महाराष्ट्र के लगभग 5 विश्वविद्यालयों में एमए और बीए के पाठ्यक्रम उसको पढ़ाया जा रहा है। शकुंतला जो शीर्षक है, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि शकुंतला का मतलब क्या है। बहुत से लोग उसको शकुंतला से जोड़ देते हैं, उत्तर नहीं। शकुंतला का अर्थ होता है चिड़िया, स्पैरो। और यह उपन्यास हमारे भारतीय समाज में जो बेटियों के प्रति हमारी मानसिकता है उसको केंद्र में रखकर लिखा गया है कि जिन घरों में सिर्फ बेटियां ही होती हैं, उस घर का अनुशासन या माहौल, वातावरण कैसा होता है, और जिन घरों में सिर्फ बेटे ही बेटे होते हैं, उन घरों का अनुशासन कैसा होता है। मेरा व्यक्तिगत रूप से अनुभव रहा है कि जिन घरों में बेटियां भी होती हैं, भाइयों के बीच में बहनें होती हैं, उस घर का अनुशासन बिल्कुल अलग होता है, एक डिसिप्लिन होता है वहां। और जिन घरों में बेटियां नहीं होती, बेटे बेटे होते हैं, लड़के लड़के होते हैं, उसका अनुशासन बड़ा अराजक होता है। यानी जिन घरों में बहन होती है भाइयों के बीच में, तो भाई बोलते हुए 10 बार सोचता है कि वह कोई हल्का या गाली गलौज वाला शब्द इस्तेमाल ना करे। इसी तरह से जिन घरों में सिर्फ बेटियां होती है, सिर्फ बेटियां, उन घरों का कैसा वातावरण होता हो। और हमारे यहां इसीलिए बेटियों को चिड़िया कहा जाता है। हम सब जानते हैं, उसका जब अनुवाद मराठी में हुआ शकुंतला का, अभी उसका मलयालम में भी हुआ है, कन्नड़ में भी हो रहा है उसका अनुवाद। जब उसका मराठी में जब अनुवाद हुआ था, चिमड़ी टाइटल, शीर्षक से चिमड़ी, मराठी में चिमड़ी, चिड़िया को चिमनी कहते हैं। तो उस घर में, जिन घरों में
बेटियां होती हैं, यानी हमारे यहाँ भारतीय समाज में हम लोग कहना चाहिए कि बेटियों को लेकर बहुत सेंसिटिव भी होते हैं, चाहे हम कुछ भी कह लें, बहुत सेंसिटिव होते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो हम उसको इसलिए चिड़िया कहते हैं, और ये कहा जाता है ना, हम सब तो सुनते ही हैं, बेटियां तो पराई धन होती हैं भाई। तो तब एहसास होता है कि जिन घरों में बेटियां होती है वो घर घर चौक आंगन उन चिड़ियों की चहचहाट से कैसी चहकते हैं वो घर आंगन। और जब वो शादी के बाद अपने अपने घर चली जाती हैं, उस खालीपन का एहसास तब होता है मित्रों जब वो चिड़ियाएं उड़ जाती हैं। तो इन्हीं चिड़िया को शकुंतिका कहा जाता है। मैंने जो शीर्षक रखा शकुंतिका, उसका अर्थ चिड़िया ही होता है। तो इस उपन्यास में, यानी इस उपन्यास को पढ़ते हुए मैं कहना नहीं चाहिए कि मेरी पत्नी भी बहुत परेशान हुई थी, क्योंकि मेरे घर में 2 पोते हैं। जब पहला पोता हुआ था तो मेरी पत्नी ने बहुत मन्नतें मांगी, ईश्वर से बहुत प्रार्थना की कि एक उस बेटी पैदा करते, पोती पैदा करते, नहीं हुई। जब दूसरा पोता हुआ तब भी हमने बहुत मिन्नतें मांगी कि भाई हमारे घर में एक बेटी दीदी होगी, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं। तो इस उपन्यास को के बारे में जब मैं बात करता हूं, मैं लिखता हूं, तो मेरी पत्नी बहुत भावुक हो जाती। और यह भी माना जाता है कि माँ बाप जब वृद्धावस्था में जाते हैं, ओल्ड एज में पहुंचते हैं, दादा दादी जब बूढ़े होते हैं, तो उनकी सबसे ज्यादा सेवा, सबसे ज्यादा देखभाल बेटियां ही करती। उनके सुख दुख में, माँ बाप के सुख दुख में सबसे ज्यादा, बेटों से ज्यादा काम बेटियां ही आती। ये सच है हमारे समाज में। तो इस उपन्यास को मैंने उस आलोक में देखने की कोशिश की, और इसमें एक पात्र ऐसी है कि जिसको कि एडॉप्ट किया जाता है किसी आश्रम से। वो जब बड़ी होती है बच्ची, वो किस तरह से अपने दादा दादी के नाम पर एक फाउंडेशन चलाती है, ये बहुत सारी चीजें हैं। और इस तरह से मित्रों, लगभग मैं अपने बात के अंतिम चरण में हूं। मेरा जो सबसे आखिर में उपन्यास आया था, खानजादा, इस उपन्यास की भी पृष्ठभूमि मेवात है, लेकिन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इस उपन्यास में लगभग 350 वर्षों का इसमें समय है, लगभग 13वीं सदी से लेकर लगभग उसके बाद कहना चाहिए कि 16वीं सदी तक, जब अब्दुल रहीम खाना की मृत्यु तक का इस उपन्यास में उल्लेख आता है। इस उपन्यास में आपको बाबर का एक अलग ही व्यक्तित्व दिखाई देगा। बाबर को हम जिस तरह से पढ़ते हैं, या जिस तरह से उनके बाबर के बारे में हम लोग सुनते हैं, उसके उलट बाबर का जो मैंने व्यक्तित्व दिखाया है, वह अपने आप में बहुत लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। क्योंकि बाबर, शायद आप सब लोगों को ना पता हो कि बाबर बहुत अच्छा शायर था, कवि था, बहुत अच्छा। वो शायरी करता था। वह जब इस देश में आया, और उस देश में जब आया, तो मैंने इस उपन्यास में यह दिखाने की कोशिश की है कि उस देश में, भारत में, बाबर को बुलाने वाला एक हिंदू राजा था, और उस राजा का नाम है राणा सांगा। उस राणा सांगा ने अपने स्वार्थ के लिए इब्राहिम लोदी के खिलाफ, उसका समझौता हुआ था बाबर से, और तब वो बाबर आया था। और पहला युद्ध उसका पानीपत में हुआ था, दूसरा युद्ध खानवा, आगरा के पास भरतपुर राजस्थान में हुआ था। और उसमें दरअसल इस उपन्यास में खानजादा, ये दरअसल मेवातियों की ऐतिहासिकता को लेकर है कि उस दौर में जो मेवाती और जो लोग थे, तो मेव मुसलमान थे, जिसको जो खानजादा कहते थे। क्योंकि खानजादा दरअसल एक उपाधि है जिसको कि जब अमीर तैमूर, जिसको हम तैमूर लंग कहते हैं, जब तैमूर लंग इस देश में आया था, तो उसने मेवातियों को यह खिताब दिया था, खानजादा। यह लगभग 398 पेज का ये उपन्यास है, और इसकी भाषा पूरी की पूरी आपको पढ़ेंगे तो लगेगा कि इस लेखक को लेखक भगवान दास मोरवाल उर्दू और फारसी का बहुत बड़ा विद्वान है। जबकि ईमानदारी की बात को, मुझे ना उर्दू फारसी तो बहुत बात की बात है, मुझे उर्दू भी नहीं आती। मैं बस, मेरी जो बोलचाल का जो ढब है, लहजा है,
वह इस तरह का है कि मैं सीख कर अपने आप को मैं उस तरह के शब्दों से मैं कहूँ। तो इस तरह से ये तो मेरे कथा साहित्य के बात हुई, कहानियों मैंने ये बात नहीं की, समय कम है। उसके अलावा मैंने एक स्मृति कथा लिखी, वो भी मेरे लेखन कर्म का हिस्सा है। मैंने बताया ये स्मृति कथा लिखने के पीछे कारण ये था, मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा, क्योंकि हमारे जो कथाकार होते हैं, फिक्शनिस्ट होते हैं, उनके जीवन में अपनी आत्मकथा लिखने के लिए कुछ नहीं बचता है, क्योंकि ज्यादातर उनके पात्र, ज्यादातर उनका सामाजिक परिवेश जो भी है, वो सब उनकी रचना माना जाता है। लेकिन बावजूद इसके फिर भी जाने अनजाने, गाहे बगाहे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपकी रचनाओं के पात्र नहीं बन पाते। जैसे मैं इसमें अक्सर एक उदाहरण देता हूं। मैं जब 7वीं 8वीं में पढ़ता था, तो मैं अपने मोहल्ले की एक लड़की, फूल उसका नाम है, अभी भी जिंदा है वो, उसके पति के लिए चिट्ठी लिखता था। बहुत मैं मिलिट्री में उसका पहना था, अभी पिछले पिछले वर्ष उनकी कोरोना में उनकी डेथ हुई थी। मैं उनका विधिवत उनकी चिट्ठियां लिखने वाला और पढ़ने वाला भी मैं ही होता था। तो एक बार यह हुआ कि ये 73, 74, 75 की बात है। एक गुजरात की बहुत मशहूर उपन्यास था, उस पर एक फिल्म बनी थी, सरस्वती चंद्र, और उसका एक गीत बहुत मशहूर हुआ था। पुराने लोग वो जानते हैं और हम भी जानते हैं कि फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। तो जब मैं उसकी चिट्ठी लिख रहा था उस दौर में, तो वो गीत बहुत मशहूर था, रेडियो पर बहुत आता है। तो उसने मुझसे कहा कि भगवान दास, मेरी तरफ से, उसने पहली पंक्तियां उसने लिखवाई। उसके बाद उसके पति की चिट्ठी आई, उसमें फिर उसके बाद का दूसरा अंतरा था। इस तरह से 3-4 चिट्ठियों में वो गाना पूरा हुआ। तो आप ये समझ सकते हैं कि फिल्मों का हमारे सामाजिक जीवन में क्या असर है, व्यक्तिगत जीवन में क्या असर पड़ता है, यह उस घटना से समझा जा सकता है। इस जो पकी जेठ का गुलमोहर, इसका जो शीर्षक है, ये शीर्षक पकी जेठ का गुलमोहर इसलिए रखा गया है कि जो गुलमोहर का फूल होता है, वो उत्तर भारत में जब खिलता है, जब लू चलती है, जून के महीने में गर्म हवाएं चलती है, तेज धूप पड़ती है, तो जितनी तेज धूप और लू चलती है, गुलमोहर का फूल उतना ही खिलता है। तो मैं अपने आप को एक लेखक के रूप में, जो मेरा सामाजिक और पारिवारिक परिवेश है, मैं उस गुलमोहर की तरह मानता हूं कि जो अपने संघर्षों की आंच से, संघर्षों की गर्मी से तप कर आप लोगों के सामने बैठा हुआ। तो उस शीर्षक को मैंने इस स्मृति आख्यान रखा, स्मृति कथा, और ये 1992 तक का है। जो मेरा इसका अगला हिस्सा है, यहाँ कौन है तेरा, उसको मैंने अभी पिछले वर्ष पूरा किया है, और उसमें पूरा का पूरा तेरा 3 दशक का पूरी लेखकीय यात्रा है। तो इस तरह से दोस्तों, जो मेरा एक लेखन कर्म का जो एक मैंने सिलसिलेवार तो बताने की कोशिश की है, तो उससे आप समझ सकते हैं कि एक लेखक का जो रचना कर्म जो होता है, वो किन किन पायदानों से, किन किन सीढ़ियों से, कैसे कैसे कैसे, क्योंकि 1-1.25 घंटे में ये हरि कथा, हरि अनंता है। जब आप लेखक की रचना और उसकी रचना प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं, तो बहुत सारी चीजें छूट गई होंगी स्वाभाविक रूप से। तो मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इतने धैर्य से सुना, और अगर अब कुछ इसके बाद कुछ समय बचता रहा, आपको लगता है कुछ पूछा जाए, सवाल करा जाए, तो आपका स्वागत जी। धन्यवाद सर। आपने बड़ी ही बारीकी के साथ अपने सभी उपन्यासों की पृष्ठभूमि और उसके केंद्रीय भाव से हम सबको अवगत कराया। इस दरमियान आपने अथर्ववेद की एक श्लोक के माध्यम से बड़ी ही सहजता से हमारे समाज में फैले पितृसत्तात्मक व्यवस्था और उसमें जकड़ी हुई महिलाओं की स्थिति की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है। साथ ही आपने समाज में धर्म के हस्तक्षेप से भी हम सबको अवगत कराया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने हमें अपने विचारों और अपने रचनाओं के माध्यम से बहुत से ऐसी बातों की ओर हम लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, जिससे निश्चित ही आने वाले समय में शोधार्थियों को भी एक नया अवसर मिलेगा नए विषयों
पर बात करने के लिए, उस पर शोध करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब चर्चा का समय है। मैं सभी प्रतिभागियों से अनुरोध करती हूँ कि यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप बारी बारी से सर से सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि आप कृपया अपना माइक तो म्यूट कीजिए। जो बोलना चाहता है उनका माइक ही अनम्यूट कीजिए। मैं सवाल एक बात जानना चाहती हूँ कि आपकी स्मृति कथा का वो शीर्षक है, इसमें एक शब्द है गुलमोहर। जी जी जी। ये क्यों उसका शब्द का इस्तेमाल किया है तो जानना चाहती हूँ। नहीं, मैंने बताया ना कि गुलमोहर का जो फूल होता है वो जून के महीने में उत्तर भारत में जब बहुत तेज गर्म हवाएं चलती है और जब धूप खिलती है, जितनी धूप और जितनी गर्म हवा चलती है वो फूल उतना ही खिलता है। यानी मैंने गुलमोहर को एक लेखक का एक तरह से प्रतीक माना है कि मैं अपने आप उस गुलमोहर की तरह मानता हूं कि जो कि जीवन के संघर्ष से, थपेड़ों से गर्म हवा की तरह जैसे फूल खिलता है, वैसे ही मैं एक लेखक के रूप में मेरा विकास उस तरह से हुआ, गुलमोहर की तरह। और वो शकुंतला शब्द का अर्थ आपने बताया कि चिड़िया है, वो किस भाषा? हाँ, नहीं, उसको चिड़िया देखिए, इसमें क्या होता है कि शीर्षक का अगर मान लीजिए मैं इसका शीर्षक खाली चिड़िया रख देता तो चिड़िया बड़ा सामान्य सा शब्द है, सब जानते हैं। लेकिन शकुंतला क्या है कि थोड़ा सा उसमें क्लासिकल टच भी है और असली शीर्षक वह होता है कि जो कि पाठक को, पढ़ने वाले को ये उद्वेलित करे, प्रेरित करे कि इसका मतलब क्या है। और आप जी उपन्यास एक के बाद एक तो लिखते ही रहते हैं, तो वो उपन्यास की जो कथा वस्तु है वो तो एक उपन्यास पूरा होने के बाद ही आती है या उस समय भी आपके मन में तो रहता है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि हम एक शब्द हमारी रचना प्रक्रिया जिसको हम कहते हैं ना, देखिए रचना प्रक्रिया खाली कागज और कलम ही नहीं होता है। रचना प्रक्रिया यह भी होती है कि अगर मैंने अपना एक उपन्यास आज पूरा किया तो मैं फिर अगला सोच रहा हूँ कि अगला मुझे क्या लिखना, तो वो योजना लेखक के दरअसल बहुत पहले से बन रही होती है कुछ चीजें धीरे धीरे, लेकिन उस समय आने पर चीज जो है ना वो सतह पर आती है। अब क्योंकि ये जैसे खानजादा उपन्यास है, ये लगभग आज से 15-16 साल पहले ही मेरे मन में था कि मुझे एक ऐसा उपन्यास लिखना है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर। लेकिन अब क्या है कि उसके लिए आपको सामग्री भी चाहिए, अध्ययन भी करना होता है। अब आप कल्पना करिए कि मैं कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैंने जो मुगल पीरियड की जो हिस्ट्री है उसको बहुत अच्छी तरह पढ़ा, बाबर की आत्मकथा को पढ़ा और दूसरी चीजों को भी पढ़ा। तो लेखक को दरअसल इस तरह के विषयों पर लिखने के लिए उसी तरह की शोध करने की जरूरत पड़ती है जैसे एक शोधार्थी किसी लेखक की रचनाओं पर शोध करता है। लेखक को उससे ज्यादा शोध करने की जरूरत पड़ती है उसको। जी, तो प्रकाशन कार्य कैसे होता है सर? जब एक के बाद एक करते हैं तो उसमें आपको कुछ देखिए ऐसा है कि प्रकाशन का एक कई बार संयोग भी होता है, मैं बताऊं ऐसा नहीं है। अब जैसे क्या है कि जैसे मैंने आपको ध्यान दिया, मैंने शुरू में भी कहा था कि खाली लिखना ही नहीं होता है, हर साल छपना भी बहुत बड़ी बात होती है। जबकि एक किताब को छपने में लगभग 8-9 महीने लगते हैं। अगर एक मोटा मोटा कोई भी प्रकाशक किसी भी उपन्यास को छापेगा तो उसको कम से कम 6-7 महीने लगते हैं कम से कम। लेकिन आपको शायद सुन के हैरानी हो कि मेरा एक उपन्यास जो शकुंतला था, इस उपन्यास को मुझे विदिन 20 डेज, 20 दिन में मुझे छाप कर दे दिया था पब्लिशर, वह भी राजकमल प्रकाशन ने, छोटे छोटे प्रकाशक ने नहीं।
तो कई बार क्या होता है कि एक लेखक की क्रेडिबिलिटी का भी सवाल होता है, और एक ये भी होता है कि एक लेखक की एक स्टेज के बाद उसकी एक ऐसी इमेज बन जाती है कि पाठक भले ही कम हो, लेकिन उसकी रचनाओं की को पढ़ने की जो उनमें ललक रहती, लालसा रहती है। तो इस तरह से क्या है कि भले ही कम कम पाठक पढ़ता हो उसको, तो इस तरह से वो उसमें हो सकता है कि प्रकाशक का, जो पब्लिशर का जो भरोसा है, वो भरोसा भी होगा मेरे ऊपर एक लेखक के रूप में। तो इसलिए ये है कि अब ये तो फिर कहना चाहिए कि प्रकाशक को भी सोचना है कि उसको कितने दिन में छापना है। तो आपका ऑनलाइन प्रकाशन हुआ है आपके नहीं, अब तो क्या है ना, अब तो सारी चीजें उस पर गूगल वगैरह होती है ना, आप जैसे किंडल वगैरह पर रखते हैं, ये ई बुक्स भी होती हैं शायद। अगर आप पब्लिशर से पूछेंगे, जो कंसर्न पब्लिशर से, वो बता देगा कि भाई ई बुक है क्या ये। हाँ, आजकल ई बुक्स भी करते हैं, क्योंकि देखिए जब से कंपोजिंग ये होती है, इस पे कंप्यूटर पर होती है, वो सेव कर लिया जाता है और उसी को अपलोड कर दिया जाता है ई बुक्स के रूप में। जी, अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। सर, मेरा एक सवाल है। जी, जी। आपने अपने व्याख्यान के दौरान इस देश में हो रहे आंदोलनों की समाप्ति पर थोड़ी सी चिंता जाहिर की है, जो बिल्कुल वाजिब भी है। सर, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आज कोई व्यक्ति यदि किसी भी मुद्दे का विरोध कर रहा है, तो उसे उस मुद्दे के विरोध को न दिखाते हुए ये दिखाया जाने लगता है कि वो व्यक्ति देश विरोधी है। और इस तरह से एक पार्टीशन जो हमें है आज के टाइम में देखने को मिल रहा है। और आपने सर बीच में महंगाई की भी बात की, तो आज हम देखते हैं कि महंगाई के कुछ सपोर्टर भी आ गए हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये महंगाई जो है वो बिल्कुल वाजिब है, सही है। जी, 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 जी। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिर ये दौर हमें किस ओर ले जा रहा है। देखिए, जो मेरी एक आम लेखक और एक आम आदमी की तरह जो मेरी समझ है, ये समझ मेरी यह कहती है कि जो इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, ये दरअसल जो पूंजीवादी व्यवस्था है, ये दरअसल उसके सपोर्टिंग के बिना काम नहीं हो रहा है। आप ये देखिए कि अचानक से इस देश की पूंजी, जितनी भी इकोनॉमी है, पूरी अर्थव्यवस्था है, कुछ गिने चुने बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चली गई। तो अब उस पूंजीपतियों के पास क्या है कि अपने पास जस्टिफाई करने के लिए, आपको शायद पता नहीं कितने लोगों को पता है कि जितने भी हमारे हिंदी चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स, आपको पता है सिर्फ ये 2-3 घरानों के, अडानी, ये अंबानी के हैं ज्यादातर चैनल्स इसमें। तो अगर उनको कोई चीज खरीदनी है, आप जैसा देखिए कि किस तरह से डिमोनेटाइजेशन के आड़ में, है ना, हमारे एयरपोर्ट्स धीरे धीरे बेचे जा रहे हैं, रेलवे बेची जा रही है, और उसके पक्ष में तर्क भी दिया जा रहा है। ये तर्क इसलिए दिया जा रहा है कि पूंजीवादी जो हमारे यहाँ इस तरह की जो सिस्टम है, वो इतना ज्यादा यानी हावी हो गया है कि आम आदमी को आज सिर्फ अपने खाने पीने की भी आपके लिए दिक्कत हो रही है। तो ऐसे उसमें क्या है कि गरीब के पास क्या है? गरीब के पास ये कि अगर वो अपना विरोध करता है, यानी जिन लोगों को विरोध करना चाहिए जन आंदोलन के रूप में, उनको तो आपने एनजीओ के बना के रूप में उनको तो फंडिंग कर करके दूसरे कामों में लगा दिया। अब एक चीज बताए कि आम आदमी कौन उसका विरोध करेगा, और विरोध करेगा, आपको सुनकर शायद हैरानी होगी कि इस देश में यह हालत है कि जिस किसान आंदोलन ने सरकार को झुकने का लिए मजबूर किया, जो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए हैं, उस किसान आंदोलन का उत्तर प्रदेश के सिर्फ 3 जिलों में असर था खाली। तो क्या किसान अपने लिए लड़ रहे थे क्या? इससे होता क्या है, आदमी कमजोर होता है, उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम होती है। यानी मुझ जैसा आदमी भी अब ये सोचने लगा है कि भाई मैं एक आम आदमी के पक्ष में, एक पीड़ित के पक्ष में, एक वंचित उपेक्षित के पक्ष में मैं आवाज उठाऊंगा,
तो मुझे अपनी भी चीज देखने, और सबसे बड़ी चीज तो ये है इस देश में कि जिस तरह से एक आम आदमी, मुझे इस कहने में कोई बुराई हिचक नहीं है कि असल बात तो ये कि हम राजनेताओं की बात करते हैं, पॉलिटिशियंस की बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि सबसे अधिक तो अविश्वसनीय, जो इनक्रेडिबिलिटी, जो इनक्रेडिबल है, वो आम आदमी है, वो जनता है। आप ये देखिए कि कितना बड़ा इशू था इस देश में बेरोजगारी का, कितना बड़ा वो था, और अंतिम अंत में क्या हुआ बताइए। तो ये जो धीरे धीरे ये एक इस देश में ये फैलाया जा रहा है, यानी एक ये धारणा बना दी गई है कि सरकारी संस्थानों में तो काम ही नहीं होता। सबसे ज्यादा करप्शन तो आपके सरकारी संस्थानों में है, सबसे ज्यादा करप्शन तो आपके बैंकों में है। तो ये जो दरअसल पूरा का पूरा ये दौर है, ये परसेप्शन और नरेशन का दौर है। आपने एक अल्पसंख्यकों के खिलाफ, एक समुदाय विशेष के खिलाफ ये घोषित कर दिया, ये प्रचारित कर दिया कि ये समुदाय के जुड़े लोग तो आतंकवादी ही होते हैं। अभी केरल में, अभी जिस तरह से वो एक हिजाब को लेकर जो प्रसंग हुआ था, मेरी एक समझ में नहीं था, हमारे यहाँ इस तरह के ज्ञानी हैं उत्तर भारत में जिनको बुर्का, हिजाब और नकाब का अंतर नहीं पता है भाई। वो लोग हिजाब को बुर्का कह रहे हैं, जबकि हिजाब का सीधा सीधा मतलब दुपट्टा होता है, और दुपट्टा तो हमारे भारतीय समाज में हर वर्ग और हर समुदाय की स्त्रियां सर पर डालती है। तो जिस तरह से उसको वो नैरेटिव बनाया गया, इसी तरह सीए एनआरसी को लेकर कहा गया, जबकि सीए एनआरसी का जो दुष्प्रभाव था वो हर व्यक्ति के ऊपर था, और उसको ऐसा नैरेटिव बनाया गया कि जैसे कि उसका तो सिर्फ और सिर्फ एक खास धर्म के लोग ही, मजहब के लोग ही उसका विरोध कर रहे हैं। तो इन सब चीजों का असर अभी नहीं पड़ेगा, अभी रुक जाइए, अभी तो चुनाव खत्म हुए हैं। इस तरह से चीजों का असर, अब मैंने कहा ना कि भाई जो आंदोलन करे कौन, तो ये बड़ी इससे ये अगर देखा, बड़ी हताशा वाली स्थिति है इस देश में। जी जी सर। धन्यवाद सर, जी। आपने मेरी शंकाओं का समाधान किया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नहीं, चलिए। सर ये इस तरह ये आदिवासी आंदोलनों का पराजित होने का कारण आपके मन में क्या है? कारण क्या है इसका? बार बार आदिवासी आंदोलन, कई आंदोलन होते हैं लेकिन दबे दिए जाते हैं, उसका कारण क्या है? नहीं, देखिए फिर वही बात है कि वो जो बात यहाँ लागू, जो मैंने अभी कही थी, है ना, वही बात वहां भी तो लागू होती है ना। आप ये देखिए कि पूरा का पूरा जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हम सब जानते हैं कि आप छत्तीसगढ़ में चले जाइए, झारखंड में चले जाइए, सबसे ज्यादा माइंस वहां मिलती है हमें। लेकिन उस माइंस पर असली तो पहला अधिकार वहां के स्थानीय लोगों का होना चाहिए, उनकी जीवन शैली सुधरनी चाहिए। अब आप एक चीज बताइए, फिर वही पूंजीपति वाली बात आती है कि देखिए सरकारों का मैं एक चीज बता दूं, ये अभी हमें भी अब समझ में आने लगा है कि सरकार लेफ्ट हो राइट को हो, कोई लेना देना नहीं, सरकार सरकार होती है। उसकी जो नियत होती है वो हमेशा से पूंजीवादी पोषित होती है। बहुत सीधी सी बात है, आप इसको समझ लीजिए। आप चाहे कोई भी पार्टी हो, और ये आंदोलन, अब आप ये देखिए कि अगर जिस तरह से खनिज, जिस तरह से उनको डिस्प्लेस किया जा रहा है आदिवासियों को, भाई सवाल तो ये है कि उनकी लड़ाई, जो लोग जिनके हाथों में उनके हितों की रक्षा की बागडोर सौंपी गई है, वही उन्हीं चीजों को बेचे, तो आप क्या करेंगे बताइए। इस देश में चाहे वो आपकी जुडिशरी हो, चाहे किसी भी स्तर पर देखिए, कि सबने देखा कि एक मंत्री के बेटे ने, गृह राज्य मंत्री के, डिप्टी होम मिनिस्टर के बेटे ने किसानों को कुचल दिया, और उसका कुछ भी नहीं होता है। और फिर मजे की चीज है, कुछ पूरी बेल्ट में है, उनको वो एक फिर भी जीत भी जाते उस तरह के पॉलिटिशियन। आप ये देखिए कि इरोम शर्मिला से लेकर और अभी जो अभी एक दलित महिला को, जो एक पार्टी विशेष से जिसको टिकट दिया गया था, है, उसको 1000 भी वोट नहीं मिली।
एरोम शर्मिला मणिपुर में देखिए 12-13 साल तक उसने उस महिला ने जिंदगी अपनी तबाह कर किसके लिए करी? हमें तो आपके लिए की ने। वो चुनाव लड़ती तो हार जाती। तो ये जो सारी की सारी चीजें वो सभी जगह लागू हो रही हैं और ये देखिए आने वाले समय में आप कुछ भी कह लीजिए, आप एक चीज तो बहुत जिस तरह से अब चीजें अब साफ होने लगी हैं और आगामी 10-15 वर्ष इस देश के लिए मेरा अपना ये मानना है, बहुत ही संकट और चुनौती भरा समय है। हम जो सोचते हैं कि हम मेजॉरिटी में हैं, हम सुरक्षित हैं, नहीं ऐसा नहीं। अभी पता चल जाएगा आपको कि 10 साल बाद पता चलेगा कि हमारे बच्चों को जो शिक्षा आज मिल रही है, वो शिक्षा नहीं मिलेगी। उनको रोजगार के नाम पर उनको छोटी-छोटी नौकरियां अभी से होना शुरू हो गया है। पहले अंबेडकर ने 8 घंटे का जो समय किया था, जो हमारा वर्किंग आवर्स है 8 घंटे का होता है, हम सब जानते हैं। आज देखिए एमएनसी के नाम पर अब 8 घंटे का वहां को आपको सब सीमा नहीं है काम की, प्राइवेट कंपनी एमएनसीज में। यानी लोग बच्चे जाते अपनी मर्जी से काम करने के लिए, आते कंपनी की मर्जी। अब वो 8 घंटा तो उनको काम करना ही है, उसमें 10 घंटा भी हो सकता है, 12 घंटा भी हो सकता है। तो ये व्यवस्था पूरी की पूरी इतनी कहना चाहिए कि इसको मैं एक आम आदमी की तरह मैं जिस तरह से देखता हूँ, मुझे खुद ही समझ में कि इसका हल क्या होगा। हम लोगों में प्रतिरोधक क्षमता ही खत्म हो गई है। हम लोगों की जब जिंदगी का मतलब ही सिर्फ ये है कि किसी तरह से अगर हम पैदा हो गए तो हमें जीना है और कैसे जीना है इसी की चिंता में हम लोगों को लगा दिया गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, उसके बाद तो पर्चा करें। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैं लीना हूँ, केरल विश्वविद्यालय की प्राध्यापिका हूँ सर। और आपका यह सरल नरम सुंदर भाषण सुनने का जो सुअवसर मुझे मिला है, मैं हमारे सिंधु जी के प्रति शुक्रगुजार भी हूँ सर। मैं अपना विचार ही व्यक्त करना चाहूँगी सर, क्योंकि आपने कविता के बारे में थोड़ा बताया और फिर कहानी बताई, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जब उपन्यास के बारे में आपने बताना शुरू किया तो आपके शब्दों में जो जीवंतता झलकने लगी, वो काफी क्या है, सराहनीय है सर। और आगे भी इसी प्रकार आप हमारे लिए हमारे हिंदी साहित्य में अनमोल रत्न की भांति है, जैसे उपन्यास लिखना के लिए भगवान आपको शक्ति दे, यही कामना करती है। और आपने ये एक और बात कही सर, गुलमोहर की बात, तो बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आपने हमारे लिए एक संदेश दी है सर। हमारे इन झंझावटों के बीच भी एक गुलमोहर की भांति खिलकर हमारे जीवन में किस प्रकार हम अग्रसर हो सकते हैं, वो काफी प्रेरणादायक बात आपने हमसे साझा किया सर। और क्या बताएं, बहुत बहुत अच्छा एक वक्तव्य मिला इस आफ्टरनून, इस दोपहर पे रविवार में। और शायद आपसे मिलने का भाग्य मिले तो मैं जरूर आपसे मिलूंगी सर। जरूर मिलूंगी सर। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत आभार। बहुत धन्यवाद सर। आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अब पर्चा प्रस्तुति का समय है। पर्चा प्रस्तुत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर हेलेन मेरी एजे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, सेंट अल्बर्ट्स कॉलेज एर्नाकुलम, और उनके पर्चा का विषय है भगवान दास मोरवाल की कहानियों का स्वरूप एवं अवधारणा। डॉक्टर हेलेन जी, आप अपना पर्चा प्रस्तुत करें। चलिए हेलेन जी, जरूर स्वागत है आपका, स्वागत है। थैंक यू सर। परम पूजनीय भगवान दास मोरवाल जी, इस राष्ट्रीय वेबिनार के संयोजिका सिंधु मैम, सभी प्रतिभागियों, सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं इस राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन करने वाली सेंट पीटर्स कॉलेज कॉलंचेरी वेबिनार के संयोजिका डॉक्टर सिंधु मैम जी, उनके प्रति मेरा आभार प्रकट करती हूँ। आज हम सबके लिए गर्व का दिन है। हमारे साथ हिंदी साहित्य के विख्यात लेखक भगवान दास मोरवाल जी हैं।
उनके बातों से हम सब लाभान्वित हुई हैं। इसी के साथ मेरा एक शोध पर्चा भी मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा विषय है, पर्चा का विषय है भगवान दास मोरवाल जी की कहानियों का स्वरूप एवं अवधारणा। भगवान दास मोरवाल जी की कहानियों में स्पष्ट पक्षधरता है उन तमाम वर्गों के हक में जो सदियों से दमित, दलित और वंचित रहे हैं। वे अपने इस आशय को किन्हीं वैचारिक आवेगों के कारण ही नहीं बल्कि जिंदगी की हकीकतों से पाया हुआ ऐसा सत्य मानते हैं जो एक संवेदनशील साहित्यकार को गहराई से आंदोलित करता है। उनकी इस प्रतिबद्धता को इनके कहानियों में विशेष तौर पर देखा जा सकता है। मोरवाल जी की गहरी पकड़ अपने मेवात के इस ग्रामीण परिवेश पर है जो अपनी गंध से सारे परिदृश्य के जरजरे को अनुपम आत्मीयता और सहज सौंदर्य से भर देता है। रेणु के बाद अगर किसी लेखक ने ग्रामीण अंचल की देसी मुहावरे से सजी धजी विविध वर्णी लोक सुंदरता की अनश्वरता को उसके तमाम मैलेपन के बावजूद पहचान कर लिपिबद्ध किया है तो बेशक यह श्रेय भगवान दास मोरवाल जी को जाता है। महराब कहानी उस देश में हमें ले जाती है जहां आज भी अपनी परंपराओं और उनसे संबंधों की खुशबू फैली हुई है, लेकिन उस पर बदलते समय का प्रभाव परिवेश को डसता चला जा रहा है। कलबत्ती मोहरी और अश्रुवी दो अधेड़ स्त्रियों की मित्रता का अनमोल रिश्ता जीवन जीने की अदम्य इच्छा और इसके स्वप्न को रचने के लिए प्रतिशुद्ध है, लेकिन अनजाने दोनों के बीच बोया जा रहा अलगाव संबंधों को जड़ मूल से ही खत्म करना चाहता है। कहानी के अंत में देर रात गाये लोकगीत से इस आश्वस्ति की आहट जरूर मिलती है, लेकिन कितनी करुण, बुझी हुई और निर्धन यह उदास अनुभव हृदय को भेदता है। इसी रंग का एक और कहानी रंग आबिर है जो एक अलग कोण से सांप्रदायिकता के जहर का बयान करती है। जब सांप्रदाय के रंग में बाजारवाद का आबिर घोल दिया जाता है। मोरवाल जी कथा कला की इस शैली में पारंगत है कि किस तरह साधारण से दिख रहे मामले की तह में जाकर इन गुप्त और गूढ़ मंतव्यों की पड़ताल कर इस छल को बेनकाब कर दिया जाता है जो सामान्य रूप से एक पवित्र आदर्श के पर्दे के तौर हमारे सामने ढांगा जा रहा है। कहानी में दो उदात्त चरित्र है। एक वाहिद भाई जो दूर देश क्षेत्र से आकर बहुसंख्यक हिंदुओं की बस्ती में दुकान खोलकर अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन अपनी मंशदा और उदारवादी रवैये से सभी का दिल जीत लेते हैं। दूसरे लाला ढालचंद जैन जिन्होंने सनातन धर्मशाला में एक दुकान अपनी स्वर्गीय मां की स्मृति में श्रद्धा भाव से बनवाया, लेकिन कोने में होने से दुकान गंदगी के ढेर में धंस गई, जहां वहीद ने साफ सुथरा सैलून खोलकर आदर्श स्वरूप प्रदान किया। एक मुसलमान एक हिंदू, दोनों खुले दिल दिमाग के सदाशय और उदार, दोनों के बीच सामरस्यता की स्थिति रही जिसमें सारा मोहल्ला शामिल हुआ। विस्थापन के दर्द को लेकर लिखी गई कहानी वियावन है, जिसके विद्रूप के पीछे इन्हीं ताकतों का खेल है जिसके चपेट में गांव एक ऐसा वियावन बन गया है जहां एक दूसरे को देखकर कोई खुश नहीं है तो फिर शहर का तो सवाल ही नहीं उठता। एक समय का विस्थापित हालात
बदलने पर दूसरे समय का विस्थापित की तकलीफ नहीं समझता, बल्कि समझना ही नहीं चाहता। अपने इतिहास से, उसके उदार और भावुक प्रसंगों से ही मुंह मोड़ लेना चाहता है, क्योंकि अब वह विस्थापित नहीं रहा। दुस्वप्न की मौत वर्तमान समाज में वर्तमान सामाजिक संरचना में दलित चेतना के साथ किए जा रहे राजनीतिक छल की कहानी है। दीनानाथ जैसे दलालों का दलित प्रेम का एक ऐसा मकड़ जाला होता है जिसमें घेर कर वे लालचंद जैसे भोला भाले लोगों का मनमाना शोषण करता है। लेकिन एक दिन वे भी अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज अपनी तरह से उठाने की हिम्मत जुटा ही लेता है, लेकिन अपने सपनों से तब भी परेशान रहते, क्योंकि सपने जब हकीकत में परिणत होते हैं तब उनकी शक्ल बदल जाती है। जातिवाद ने बृहत्तर समाज में परस्पर विभेद और घृणा के जो बीज बोए हैं, उसी तरह सांप्रदायिकता ने भी। सांप्रदायिकता के नतीजे सिर्फ दंगे फसाद नहीं रहे, बल्कि वे आम जीवन के रोजमर्रा के व्यवहार में भी अपनी तंगदिली और बदसूरती के साथ परिलक्षित होने लगे हैं, और शनि दोस्ती को अलगाव में बदल देते हैं। यह कड़ू और दुखद सच्ची है। वे तीन कहानी के केंद्र में जो विशुद्ध वैचारिक कहानी है, लेकिन इसमें उठाए गए सवालों पर एक संवेदनशील विमर्श की जरूरत है। इन बातों से मैं मेरी अपनी बातों को समेटना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद हेलन मैम। अब कृतज्ञता ज्ञापन का समय है। मैं कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आमंत्रित करती हूँ प्रथम वर्षीय छात्रा नंदिनी। नंदिनी जी, आप धन्यवाद ज्ञापन करें। सभी विद्वजनों को मेरा नमस्कार। मैं नंदिनी प्रथम वर्ष की हिंदी छात्रा हूँ। आज का प्रोग्राम हिंदी विभाग हिंदी एसोसिएशन, राष्ट्रभाषा साहित्य संघ और हिंदी पूर्व छात्र संघ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया है। सबसे पहले इस व्याख्यान माला के अध्यक्ष आदरणीय प्रिंसिपल डॉक्टर शाजू वर्गीस सर को सबकी तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। इस व्याख्यान माला के स्वागत भाषण डॉक्टर सिंधु टीए, एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यक्रम की संयोजिका भी है। आपको आपकी संचालन के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। भगवान दास जी, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार करके हमारे विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार में भगवान दास मोरवाल और उनका लेखन कर्म विषय पर शानदार व्याख्यान दिया। हम सब आपके प्रति आभारी हैं। आपके उपस्थिति के लिए और आपके व्याख्यान के लिए आभार करती हूँ। आपको सेंट पीटर्स कॉलेज की तरफ से, राष्ट्रभाषा साहित्य संघ की तरफ से, पूर्व छात्र संघ की तरफ से और यहाँ उपस्थित सभी प्रतिभागी मित्रों की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। आगे भी आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहिए। आग्रह करती हूँ कि आपकी आशीषें हमेशा हम पर बने रहे। एक पर्चा प्रस्तुति हुई थी डॉक्टर हेलन मेरी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग सेंट अल्बर्ट कॉलेज एर्नाकुलम के द्वारा। उनको मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। दूसरे कॉलेजों से आए हुए प्राध्यापकों, शोध छात्रों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। कई छात्र छात्राएं हैं। आप सभी के प्रति हिंदी विभाग की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। हिंदी विभाग के पूर्व छात्र के हर एक सदस्य को, राष्ट्रभाषा साहित्य संघ के प्रत्येक सदस्य को तहे दिल से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। आखिर में ज्योति जी, बबली जी और अंकिता जी, आप तीनों को भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा की जाती है।